Respected students, today we'll discuss last lecture on the topic critical practice. We've already discussed about Raymond William, we've discussed about Catherine Balsay critical practice. So today we'll discuss about the theories. Catherine Balsay, she did not provide her own theory. Rather, she collected so many theories, and after discussing all these theories, she finally discussed her own idea about all these theories. She tells us how to derive meaning out of text. So here, take a notebook and write essentialism and existentialism. प्लेटो और अरिस्टोटल का ये मानना था कि हम एक एसेंस के साथ पैदा हुए हैं। हर चीज का कोई पर्पस है, उसका एक एसेंस होता है। तो इंक्लूडिंग आवर सेल्फ, वी आर आल्सो बोर्न विद एसेंस। हमारा कोई ना कोई एसेंस है, हर इंसान का एक एसेंस है, उसके साथ वो पैदा हुआ। मिसाल के तौर पर एक नाइफ है, एक चाकू है। अब एक नाइफ, चाहे उसके साथ वुडन हैंडल लगा हो, चाहे उसके साथ लगा हो कोई आयरन हैंडल लगा हो, या किसी तरह का भी हैंडल लगा है, अगर वो उसके साथ ब्लेड नहीं है तो उसका फंक्शन ही खत्म हो जाता है। इट इज नॉट नाइफ। तो ब्लेड जो है, काटना उसका एसेंस है। एसेंस, इसको कहते हैं एसेंशियलिज्म, दैट वी आर बोर्न विद एसेंस। हर चीज जो इस दुनिया के अंदर मौजूद है, प्लेटो और अरिस्टोटल का मानना था कि वो किसी ना किसी एसेंस के साथ है। इस बिलीव को या इस आइडियोलॉजी को कहा जाता था एसेंशियलिज्म। लिख लें। तो बाज़ आइडियाज या थ्योरी जो है, कोई राइटर या क्रिटिक्स जो हैं, फिलासफर जो हैं, वो आइडियाज देते हैं, उसको सेंचुरीज लग जाती हैं उसे डिसअप्रूव करने के लिए, उसका रिस्पॉन्ड देने में। समटाइम इंस्टेंटली फिलासफर पैदा होते हैं तो उसका जवाब दे देते हैं उसे पढ़ के। जैसे अरिस्टोटल ने प्लेटो का फौरन जवाब दे दिया था पोएटिक्स के अंदर। अपने उस्ताद से सीखा, उसके बाद अपने उस्ताद को ही रिजेक्ट कर दिया। तो अरिस्टोटल और प्लेटो का मानना है कि मैन इज बोर्न विद हिज हर एसेंस। वो अपने एसेंस के साथ पैदा होता है। जो भी ह्यूमन बीइंग है, उसका कोई ना कोई एसेंस है। कोई रीडिंग अच्छी जानता है, कोई प्रैक्टिकल, किसी की वैल्यू ज्यादा है, किसी की थ्योरेटिकल नॉलेज किसी का ज्यादा है, किसी को अच्छा सिंगिंग करनी आती है। तो हर किसी का एक कोई ना कोई एसेंस है। ये किसका मानना है? प्लेटो का। ये आप साइड पे लिख लें, अरिस्टोटल का। और ये लेट 19th सेंचुरी तक इसको लोग मानते रहे। कब तक लोग मानते रहे? लेट 19th सेंचुरी तक के मीनिंग्स जो है ना, वो कैसे होते हैं, वो उसके साथ ही इंसान एक एसेंस के साथ पैदा होता है, वो उसके साथ वो ऑटोमेटिक, वो नेचुरली है उसके अंदर। लेकिन लेट 19th सेंचुरी में के बाद एक जीन पॉल सार्टर उसका नाम है, 1905 में पैदा हुआ, फ्रेंच फिलासफर है, और 1980 में इसकी डेथ हुई है। फ्रेंच फिलासफर, आप जितने भी फिलासफर आज मैं डिस्कस करूंगा वो सारे फ्रेंच फिलासफर होंगे। यानी 1905 में पैदा हुआ है, 1980 में पैदा हुआ है। हमने डिस्कस किया एसेंशियलिज्म को कि मैन इज बोर्न विद एसेंस, एवरीथिंग इज हैविंग इट्स एसेंस। To talk about the wood, talk about the knife, talk about iron, talk about the wood, talk about book, talk about any object, it is with its essence. वो अपने एसेंस के, जैसे पेन का एक एसेंस ये है कि वो लिखता है, एक नाइफ का एसेंस है वो काटता है, उसका ब्लेड होगा। पेन के साथ उसका वो राइटिंग के लिए इंक उसके साथ होगी। तो हर चीज जो है वो कहते हैं जी उसका एसेंस है। इंसान का एसेंस भी उसके साथ ही है। जब वो बोर्न, कहता है अरिस्टोटल, प्लेटो ने कहा कि इट इज विद द ह्यूमन बीइंग सिंस ही वाज बोर्न या ही इज बोर्न। जेन पॉल सार्टर कहता है कि हम लोग इस दुनिया में वी आर कंडेम्ड। जब हम वहां से ऊपर से डाउनफॉल हुआ था एडम ईव का, तो वी आर कंडेम्ड टू फाइंड मीनिंग ओवर हियर। हमें यह सजा मिली है कि हम यहां पे मीनिंग खुद तलाश करें। तो उन लोगों ने किसकी फाउंडेशन रखी? एग्जिस्टेंशियलिज्म के। इंसान एसेंस के साथ पैदा नहीं होता, बल्कि उसे एक्सप्लोर करना पड़ता है, अपने एसेंस को खुद एक्सप्लोर करना पड़ता है। एंड दिस आइडियोलॉजी इज कॉल्ड एग्जिस्टेंशियलिज्म।
We have to figure out our essence. We are not bored with any essence. Rather, we have to find meaning in it. जीन पॉल सार्टर उसके लिए एक मिसाल देता है कि एक आदमी है, नौजवान है, उसकी मां बूढ़ी है और उसके गांव, उसके कंट्री में एक बहुत बड़ी वार चल रही है। अब उसको कोई गाइड करने वाला नहीं कि हम यहां पे खुद कंडेम है मीनिंग फाइंड करने के लिए। इट इज आवर पनिशमेंट टू फाइंड मीनिंग in this absurd, meaningless nihilism world. This word is meaningless. This word is absurd. There is no meaning. Meaning तो यहां है ही नहीं। ये किनका बिलीव था? absurd जो राइटर है, absurd फिलोसफर का, जो किसके कायल थे? nihilism के कायल थे, जो किसके कायल थे कि this world is meaningless. Meaning is not over here. You have to find. तुम फाइंड करने की कोशिश करते हो, यहां पे मीनिंग है नहीं, अल्टीमेटली रिजल्ट मीनिंगलेस होता है, अब्सर्ड होता है। तो वो कहता है, जीन पॉल सार्टर जो है वो इससे भी थोड़ा सा आगे जाता है कि वी आर कंडेम टू फाइंड मीनिंग। हम यहां पे कंडेम है कि हम यहां पे फाइंड करें मीनिंग। हमें ये लेबर करनी पड़ती है, फिगर आउट करना पड़ता है खुद अपना एसेंस कि मेरा सेंस क्या है। इसको क्या कहते हैं? एग्जिस्टेंशियलिज्म। वी हैव टू फिगर आउट आवर ओन। जीन पॉल सार्टर और दूसरा फ्रीडरिक नीचे, जर्मन फिलोसफर। फ्रीडरिक नीचे जो है, इसने, इन दोनों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। किसको? अरिस्टोटल, प्लेटो की फिलॉसफी को, कि वी आर नॉट बोर्न विद एसेंस। तो उन्होंने क्या कहा कि एग्जिस्टेंशियलिस्ट जितने भी फिलोसफर हैं वो क्या हैं? वो मोस्टली वो हैं, वो गॉड को नहीं मानते। They refute that there is any, they refute the notion of God. God made this universe. Existentialist या existentialism के जितने भी कायल हैं वो कहते हैं कि there is no God. अव्वल तो वो ये कहते हैं कि गॉड यहाँ पे है ही नहीं। अगर गॉड कहते मौजूद है तो he is nothing to do with us. उसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। Without any this, ये जो दुनिया है उनके नज़दीक इसका कोई पर्टिकुलर पर्पस नहीं है। सो देयर इज नो पर्टिकुलर पर्पस। अब्सर्ड है ये दुनिया। ये किनका बिलीव है? ये मोस्टली वर्ल्ड वार 1 के जो राइटर्स हैं, वर्ल्ड वार 2 के बाद जो राइटर्स हैं वो इसके ऊपर लिखते हैं ज्यादा अब्सर्ड। जैसे आप पढ़ेंगे एक पार्ट 2 में ही है आपके, वेटिंग फॉर द गॉडेट। वेटिंग फॉर द गॉडेट जो है, जो प्ले है, उसमें एस्ट्रिगन और व्लादिमीर जो हैं, ये दो उसमें करैक्टर हैं और वो डिस्कस करते हैं मीनिंगलेस चीज़ों को। तो आखिर कहते हैं नथिंग नथिंग कहते रहते हैं। तो वो भी जो बैकेट है, अपना एक राइटर है जिसको हम पढ़ेंगे, उसने इसके ऊपर लिखा है अब्सर्ड फिलॉसफी पे। तो कहता है जी, नो रीजन, नो एनी पर्पस एंड देयर इज नो एब्सोल्यूट। यही चीज़ें हम असाइनमेंट में डिस्कस करेंगे। वो कहते हैं जी, नो रीजन ऑफ एनीथिंग। यहां पे अब्सर्ड जो बिलीव है वो कहते हैं कि देयर इज नो रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस, नो एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड टू अबाइड बाय, नो कॉस्मिक जस्टिस ओवर हियर, नो फेयरनेस, नो ऑर्डर, रूल, रेगुलेशन। जैसे वो इन चीजों को यानी ओवरऑल देखते हैं कि यहां पे एक गरीब है तो सारी उम्र क्या करता रहता है? वो सफर करता रहता है। वो कहते हैं जी रिजल्ट कुछ नहीं है। फिर वो कहते हैं कॉस्मिक भी जस्टिस नहीं है, कहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम किस्म का वेदर है, कहीं कम है, कहीं नॉर्मल है, कहीं ज़्यादा रिसोर्सेज है, कहीं कम है। वो कहते हैं कॉस्मिक जस्टिस भी नहीं है। नो फेयरनेस, कोई फेयरनेस भी नहीं, नो ऑर्डर, नो रूल। तो अल्टीमेटली कहते हैं दिस वर्ल्ड इज अब्सर्ड। ये उनका मानना है, ये हमारा नहीं, ये उनका है जो इसके बिलीवर हैं। तो एसेंशियलिज्म क्या कहता है? एसेंशियलिज्म कहता है कि वी आर बोर्न विद एसेंस। हम बोर्न होते हैं, पैदा होते हैं एसेंस के साथ। तो हम एग्जिस्टेंशियलिज्म में क्या होगा कि वी क्रेव और वी वांट टू फाइंड एसेंस, वी फिगर आउट आवर ओन एसेंस। हम अपना फिगर आउट खुद करते हैं एसेंस के, हमारे अंदर क्या एसेंस है। तो ये एग्जिस्टेंशियलिज्म की फिलॉसफी है। उसके बाद जीन पॉल जो सार्टर है, जीन पॉल सार्टर 20th सेंचुरी का फिलोसफर है, इसने इसको रिजेक्ट किया था। वी आर बोर्न विदाउट एनी एसेंस एंड वी फिगर आउट आवर ओन एसेंस, इसने कहा था। एग्जिस्टेंस, वो कहता है जी एग्जिस्टेंस प्रसीड एसेंस। हमारी पहले पैदाइश होती है, फिर कहता है एसेंस बनता है। यानी पहले हम पैदा होते हैं, बर्थ पहले होती है,
और हमारे अंदर जो अहलियत है या जो जो काम हम अपना फाइंड करते हैं, एसेंस फाइंड करते हैं, वो बाद में फाइंड करते हैं। हमारी बर्थ के साथ सारा कुछ नहीं आता, जब हम पैदा होते हैं तो हमें कुछ भी नहीं आता, वो कहते हैं। यानी वो बड़ी प्रैक्टिकल बातें करते हैं। कहते वी हैव टू फिगर आउट आवर ओन एसेंस, दिस वर्ल्ड इज इन द chaos, डिसऑर्डर एंड वी हैव टू ऑर्डर इट आवरसेल्फ। हमें खुद इसको ऑर्डर करना पड़ता है। तो ये है एसेंशियलिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म में मैंने आपको दो फिलासफर बताए, फ्रीडरिक नीचे और दूसरा जीन पॉल सार्टर, और उसमें एरिस्टोटल और प्लेटो हैं जो जिन्होंने ओरिजिन किया था इसका एसेंशियलिज्म का। अब जरा हम असाइनमेंट को देखते हैं। असाइनमेंट के अंदर जिन फिलासफर को हम डिस्कस करेंगे वो जरा देर लिख लें उनके नाम, चूंकि ये आज हमने कंक्लूड करना है पूरा, तो वो सारे जितने भी जिनकी थीरीज हैं वो डिस्कस हुई हैं। पहला रोलंड बार्थ, ROLAND, रोलंड बार्थ, BARTHES। रोलंड बार्थ जो है, इसकी जो पैदाइश है, ये फ्रेंच फिलासफर है, फ्रेंच लिटरेरी क्रिटिक्स है, थियरिस्ट है, और 1915 में पैदा हुआ है और 1980 में 20th सेंचुरी का फिलासफर है। जैक ड्रीडा एक अल्जीरियन बोर्न फ्रेंच फिलासफर है, ये भी अल्जीरिया में पैदा हुआ और ये फ्रेंच फिलासफर है। तो इसकी डेट ऑफ बर्थ जरा लिख लीजिए। 1930 में पैदा हुआ और 2004 में इसकी डेथ हुई है, और इसने डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी दी है, डीकंस्ट्रक्शन। तो ये भी एक फ्रेंच क्रिटिक और फिलासफर है, इसकी भी थ्योरी को वो डिस्कस करेगी। कैथरीन बेल्से। जैक लूखन, GACQUE, जैक LACAN, जैक लूखन इसकी प्रोनाउंसिएशन है। 1901 में पैदा हुआ है, 1981 में इसकी डेथ हुई है, और ये भी एक क्रिटिक है, फ्रेंच फिलासफर, साइको एनालिस्ट है, जैक लूखन। ये भी डिस्कस करेगी क्योंकि हमने इसको सम अप करना है सारे को। आगे लुइस, LOUIS, लुइस अल्थूसर। लुइस अल्थूसर जो है ये फ्रेंच मार्क्सिस्ट फिलासफर है, 1918 में पैदा हुआ और 1990 में इसकी डेथ हुई है। माइकल फूको फ्रेंच फिजिस्ट है, और ये भी एक लिटरेरी क्रिटिक भी है। 1926 में पैदाइश हुई है, फ्रांस का रहने वाला है, और 1984 में इसकी डेथ हुई है, और कल भी हमने इसको डिस्कस किया था। फर्डिनेंड डी सॉशर स्विस बॉर्न फिलासफर, यानी स्विट्जरलैंड का रहने वाला है, फिलासफर था, और ये फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक जाना जाता है। अ जर्नल कोर्स इन लिंग्विस्टिक, जो कि इसके स्टूडेंट्स ने, इसके फॉलोअर ने इसको पाइल अप किया, इकट्ठा किया इसके नोट्स को, लेक्चरर था, प्रोफेसर था, और इसके नोट्स को इकट्ठा करके उसके बाद बुक लिखी गई है 1950 में, और 1913 में इसकी डेथ हो गई थी। 1857 में पैदा हुआ और 1913 में इसकी डेथ हुई। हमने डिस्कस किया, हमने इस प्रोल और लैंग और प्रोल को डिस्कस किया, हमने पैराडिग्मेटिक सिंटैग्मेटिक रिलेशन को डिस्कस किया, हमने यस्टरडे डिस्कस किया कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट उसके दिए हुए थे। स्ट्रक्चरलिज्म 1950 में इंटेलेक्चुअल मूवमेंट थी फ्रांस के अंदर, और उनमें ये रोलंड बार्थ, जैक ड्रीडा और ये सारे माइकल फूको, फर्डिनेंड, ये सारे इसमें शामिल हैं। और ये स्ट्रक्चरलिज्म जब आया, स्ट्रक्चरलिज्म, तो उस वक्त ये इसके हामी थे, इसको फेवर करने वाले थे। ये फ्रांस में एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट थी जो 1950 में स्टार्ट हुई कि हर चीज को उसके स्ट्रक्चर के अंदर समझा जाता है। एक बुक है, उसका एक स्ट्रक्चर है, उसका एक बॉक्स है, एक बिल्डिंग है तो उसका एक वॉल है तो उसका आइसोलेट करके आप किसी चीज के मीनिंग फाइंड नहीं कर सकते। तो एक पोएम को उसके स्ट्रक्चर के अंदर, एक लैंग्वेज को उसके स्ट्रक्चर के अंदर, एक पेंटिंग को, एक सोशल लाइफ को, एक कम्युनिटी को उसके खास स्ट्रक्चर के अंदर आप समझ सकते हैं। इनका मानना यह था, और ये लिटरेचर के ऊपर, सोशियोलॉजी के ऊपर, एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर, इस तरह के सब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कोई नई चीज नहीं है, स्ट्रक्चरलिज्म की एक डेवलपमेंट शक्ल है। तो हमारी जो राइटर है कैथरीन बेल्से कहती है जो सबसे
अच्छी थ्योरी है वो ये है कि हम स्ट्रक्चरलिज्म को फॉलो करें। स्ट्रक्चरलिज्म ही हमें मीनिंग देता है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर कोई सेंट्रल पॉइंट ही नहीं है, कोई सेंट्रल मीनिंग नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, बाज़ चीज़ों को डीकंस्ट्रक्ट करके हमें फाइंड करना पड़ता है। अब एक पोएम को अगर आप डीकंस्ट्रक्ट करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बिल्कुल डिस्टॉर्ट कर दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि उसके अंदर से फाइंड करो सिमिली, मेटाफर, पैराडॉक्स, मेटाफर, ओनोमेटोपिया और ऑक्सीमोरोन, और ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करके आप उसको डीकंस्ट्रक्ट करके उससे मीनिंग निकालो, ना कि आप उसकी राइटर की बायोग्राफी, उसकी हिस्ट्री, उसके रिलेशन, उसकी सोशियोलॉजी, उसकी कम्युनिटी के बारे में पढ़ना शुरू कर दें। तो इस तरह इन चीज़ों को डिस्कस करेगी। और इसके अंदर हम किसको डिस्कस करेंगे, टी.एस. इलियट को भी डिस्कस करेंगे। टी.एस. इलियट ने हैमलेट को जब गौर से पढ़ा तो उसने कहा आर्टिस्टिक फेलियर है, कि उसने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का जो कंसेप्ट है उसको यूज नहीं किया। हर चीज का कोई ना कोई मीनिंग, हर चीज, इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका मीनिंग नहीं है। चूंकि हैमलेट के अंदर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं है, उसने इमोशंस को, फीलिंग और इमोशन को उसने इंटीग्रेट नहीं किया इसके अंदर, करैक्टर के साथ फीलिंग इमोशन को रिलेट नहीं किया। यानी जैसा करैक्टर हो वैसी फीलिंग शो करे, जो करैक्टर दिखा रहे हैं बैकग्राउंड में वही चीज हो। आगे पीछे मातम हो रहा है, अगर मातम करना है तो पीछे मातम का सीन लगाएं। अगर आप एक मूवी देख रहे हैं, आपने देखा होगा वो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को इस्तेमाल करते हैं कि पीछे अगर आगे रोमांटिक सीन है, पीछे वो मातम लगा दें, या सॉन्ग मातम वाला लगाओ, आगे शादी हो रही हो पीछे मातम का सॉन्ग लगाओ, तो वो तो फिर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का कंसेप्ट अचीव नहीं किया। तो कहते हैं जी आर्टिस्टिक फेलियर है, हैमलेट जो है वो अच्छा प्ले नहीं है, उसने उसको क्रिटिसाइज किया। बाद में जो बहुत सारे राइटर्स हैं वो उसको क्रिटिक्स से टी.एस. इलियट को क्रिटिसाइज करते हैं कि हम बेसिकली एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मीनिंग है वो हमारे अकॉर्डिंग हो, कि हमें इस चीजों से मीनिंग फाइंड करें। चूंकि हो सकता है कि शेक्सपियर ने ऑब्जर्व उसको रखा हो, चूंकि ये दुनिया मीनिंगलेस है, इसका सेंटर कोई है ही नहीं और इसके अंदर मीनिंग है ही नहीं, मीनिंग मौजूद ही नहीं है। जैसे हमने अभी एग्जिस्टेंशियलिज्म को डिस्कस किया, तो वो क्या कहती है कि मीनिंग का कोई सेंटर है ही नहीं, किसी चीज के अंदर फाइनल मीनिंग है ही नहीं। तो शायद वो उसने ऑब्जर्व उसको रखा हो। तो चूंकि हम अपनी एक्सपेक्टेड, जो हम लोग टेक्स्ट को भी एक्सपेक्टेशन से देखते हैं कि ये इसका मानी ऐसा होना चाहिए, जब वो उसके अकॉर्डिंग नहीं होता तो फिर हम उस पर रिएक्शन शो करते हैं। तो टी.एस. इलियट भी जो मीनिंग एक्सपेक्टेड था उसे नहीं मिला, तो इसलिए शायद उसने रिएक्शन दिया कि आर्टिस्टिक फेलियर कह दिया, क्योंकि वो उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है। इसके अंदर वो डिस्कस करेगी कॉमन सेंस क्या होता है, कॉमन सेंस क्या चीज है, कॉमन सेंस, रीडर, परसेप्शन, एक्सपीरियंस, ये सारी चीजों को वो डिस्कस करेगी। टी.एस. इलियट को उसने डिस्कस किया है और ये पूरी असाइनमेंट जो हम पढ़ेंगे। कैथरीन और फिर इसके अलावा इसमें दो कंसेप्ट और भी हैं, लिख लें। एक होती है अफेक्टिव फैलेसी, एक होती है इंटेंशन फैलेसी। एक विम्सेंट एंड बियर्ड्सले, इन दोनों का व्यू है। विम्सेंट लिख लें, ये विम्सेंट एक राइटर है, ये भी एक क्रिटिक है, इसने एक व्यू दिया है। कहता है कि लिटरेरी वर्क जो होता है ना, वो पब्लिक, जब राइटर को लिख देता है ना, तो वो क्या बन जाता है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। वो राइटर का तो रहा ही नहीं पर्सनल, अब वो लोगों का है। और उसको क्या होना चाहिए, उसको ऑब्जेक्टिव वे से कहता है उसको लेना चाहिए। उसके ऊपर सब्जेक्टिव, क्रिटिक को जब उसके ऊपर कमेंट देने हैं तो क्रिटिक को ऑब्जेक्टिव होके देनी चाहिए। क्रिटिक की किसी से रंजिश है तो क्रिटिक उसको क्या करे, उसको बुरी तरह क्रिटिसाइज कर देगा। फिर कहता है वो अच्छी क्रिटिसिज्म नहीं होती। तो लिटरेरी वर्क लिखते वक्त वो जब लिख देता है, उसके पेन से निकल जाता है, तो वो उसका नहीं रहता, वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। लोग उसकी मीनिंग जैसे लें वो लोगों के ऊपर है, प्राइवेट नहीं रहता। तो अफेक्टिव फैलेसी तब आता है व्हेन क्रिटिक जज द पोएम्स इन टर्म ऑफ अफेक्ट्स ऑन रीडर।
जब आप पोएम को वो रीडर के ऊपर कैसा अफेक्ट करता है इस लिहाज से अगर क्रिटिसाइज कर रहे हो तो उसे कहते हैं अफेक्टिव फैलेसी। मिसाल के तौर पर एक बुक है, बुक के बारे में ये मशहूर है कि ये बुक जो है ना ये तो रुला देती है लोगों को। आपने उस बुक को कि जो पढ़ता है इसे रोने लग जाता है। अब हो सकता है कि 10 बंदे रोने लग गए या 90 बंदे जो उसे पढ़ के ना रोए, 90% लोग जो है वो कोई और व्यू से उसे पढ़ रहे हैं। तो आप सिर्फ रीडर से सुनी सुनाई या आपने उसे पढ़ा, ये जो पढ़ता है जिसे तो रो पढ़ता है देख सुन के, तो अगर इस लिहाज से आपने क्रिटिक कमेंट कर दिया इसके ऊपर तो ये अफेक्टिव फैलेसी आ जाएगी। ये क्रिटिक की क्या बनेगी? अफेक्टिव फैलेसी। उसने अफेक्टिव फैलेसी यूज की है, यानी अच्छी क्रिटिसाइज नहीं किया अच्छे अंदाज से। इंटेंशन फैलेसी कब होती है? ये तब होती है, ये किसने व्यू दिया था? विम्सट ने। अफेक्टिव फैलेसी का तब होती है, इंटेंशन होती है जब इंटेंशन उसमें शामिल हो जाती है। इट अकर्स व्हेन क्रिटिक evaluate पीस ऑफ आर्ट थ्रू ऑथर्स लाइफ बायोग्राफी, और उसकी इंटेंशन जब वो आथर की अटेंशन देखता है, उसकी बायोग्राफी देखता है, उसकी लाइफ देखता है, चलो जी इन्हीं चीजों को देख के उसके ऊपर क्रिटिकल कमेंट दे देता है, तो ये हो जाएगी इंटेंशन फैलेसी। ये भी चीज इस असाइनमेंट के अंदर डिस्कस होगी। मैं आपको इसलिए सादा अंदाज से समझा रहा हूं ताकि आपको उधर से समझ आ जाए, ऐसे उसको आपको समझ नहीं आएगी। ये राइटर जो हैं ये डिस्कस होंगे। हैमलेट बाय टी.एस. एलियट, वो उसने कहा कि हैमलेट जो है ना वो आर्टिस्टिक फेलियर है। क्यों फेलियर है? कि उसने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव उसके अंदर इस्तेमाल नहीं किया। इमोशंस जो हैं, टी.एस. एलियट से दैट देयर इज समथिंग मिसिंग इन हैमलेट। टी.एस. एलियट ने कमेंट दिया हैमलेट को पढ़ के, शायद आपने हैमलेट नहीं सुना, शेक्सपियर का एक प्ले है, ट्रेजेडी है। उसके अंदर एक शहजादा होता है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। उसका बाप जो है वो बादशाह है डेनमार्क का। होता यूं है कि हैमलेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसकी मदर ने उसके अंकल से रिलेशन बना के उसके बाप को मार दिया। उसके बाद वो इलिजिटिमेट रिलेशन डेवलप करती है, उसके फादर के मरने के फौरन बाद शादी कर लेती है, एक मंथ भी पूरा नहीं होता। तो वो उसके ऊपर अजीबोगरीब ब्रूडिंग करता रहता है। अल्टीमेटली जो उसका अंकल है वो प्लान करता है कि इसको मरवा दिया जाए, और आखिर में वो अपने अंकल से को मार के बदला ले लेता है। तो उसमें वो जो अजीबोगरीब किस्म की बातें करता है, हैमलेट के करैक्टर का पता ही नहीं चलता कि वो मैड है, दीवाना है, पागल है, बड़ा डिले करता है बदला लेने में और अजीबोगरीब किस्म की बातें करता है। तो वो बड़ा एम्बिगुअस सा करैक्टर जो है वो क्रिएट किया शेक्सपियर ने। तो टी.एस. एलियट कहता है कि इसके अंदर आर्टिस्टिक फेलियर है कि उसने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो है वो इस्तेमाल नहीं किया। फ्यूजन ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग, उसने फ्यूजन का मतलब होता है डालना, उसने थॉट और फीलिंग नहीं डाली। थॉट के पीछे कोई फीलिंग नहीं है। तो नथिंग इज आगे टी.एस. एलियट कहता है कि चूंकि इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मीनिंगलेस हो, हर चीज का कोई ना कोई मतलब होता है। तो वो कहता है कि ये जी थॉट फीलिंग उसने अच्छा नहीं डाला, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं डाला, तो इसलिए ये मीनिंगलेस, ये बिल्कुल इसका कोई मतलब नहीं है, ये आर्टिस्टिक फेलियर है। तो बाद में राइटर जो है वो कहते हैं, वो शेक्सपियर को एडमायर करते हैं। वो कहते हैं कि चूंकि हम लिटरेचर को अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक पढ़ते हैं और जब हम अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं मिलता हमें लिटरेचर, तो हम उसको क्रिटिसाइज कर देते हैं। तो हो सकता है उसने इसको अब्सर्ड रखा हो, ये भी तो बाद में एक फिलॉसफी आ गई थी अब्सर्ड की। तो शेक्सपियर शायद उसको अब्सर्ड शो करना चाहता है कि दुनिया के अंदर मतलब है ही नहीं, तो इसलिए टी.एस. एलियट ने उसे ऐसे क्रिटिसाइज कर दिया। ड्रीडा ने बाद में कहा, जैक ड्रीडा, टी.एस. एलियट इज फाइंडिंग मीनिंग इन हैमलेट अकॉर्डिंग टू हिज ओन एक्सपेक्टेशन। तो उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं मिला, तो इसलिए उसने कह दिया कि ये आर्टिस्टिक फेलियर है। अब वो टी.एस. एलियट ड्रीडा उसको एक्सप्लेन करता है कि ब्लाइंड मैन इज फाइंडिंग ब्लैक कैट इन अ डार्क रूम। ये दुनिया ऐसी है कि एक अंधा आदमी काली स्याह रात में ब्लैक बिल्ली को तलाश कर रहा है। दुनिया के अंदर कहता है मीनिंग तलाश करना, टेक्स्ट के अंदर मीनिंग कोई खास तलाश करना, क्योंकि मानी कोई स्पेसिफिक है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, तो इसलिए ब्लाइंड मैन इज फाइंडिंग ब्लैक कैट इन द डार्क। ये कहता सिचुएशन है जो मतलब तलाश करता है यहाँ पे। कैथरीन बेल से आखिर में अपनी आइडियोलॉजी बताती है, अपना
अपनी फाइंडिंग बताती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, वो इसमें ये है, लिख लें ये आप भी। कहती है कि कैथरीन बेल से रिजेक्ट करती है सारी थीरीज को, अनूल्ड करती है। अनूल्ड का मतलब होता है रिजेक्ट करना। कैथरीन बेल से अनूल्ड ऑल द फॉलोइंग थीरीज एंड अप्रोचेस। ये सारी थीरीज अप्रोचेस किस चीज की हैं? अप्रोच करने, मीनिंग को अप्रोच करने की। मैं आपको पीछे ले गया अरिस्टोटल प्लेटो तक। एसेंशियलिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म इसलिए समझाया आपको समझ आ जाए कि एसेंशियलिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है। आपको बैक अरिस्टोटल प्लेटो के एसेंशियलिज्म पे ले गया, फिर जेन पॉल सर्टर और फ्रेडरिक नीचे का कंसेप्ट समझाया एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिस्ट अप्रोच को भी रिजेक्ट करती है, अब्सर्डिस्ट अप्रोच को भी रिजेक्ट करती है, ऑटोबायोग्राफिकल अप्रोच को भी रिजेक्ट करती है। ये सारे कंसेप्ट हैं अप्रोच करने के, थ्योरी लर्न करने के, मीनिंग गेन करने के किसी टेक्स्ट के। ये सारी अप्रोचेज हैं। ये अप्रोच सारी हर अप्रोच से कोई ना कोई अप्रोच यूज कर सकते हैं किसी हद तक। फाइनल अप्रोच कोई भी नहीं है, चूंकि यहां पे फाइनल मीनिंग है ही नहीं। ये खुद थ्योरी कहती हैं बहुत सारी कि देयर इज नो फाइनल और सेंटर। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कहती है कि देयर इज नो फाइनल कोर ऑफ मीनिंग, देयर इज नो सेंट्रल पॉइंट, दिस इज डिसेंट्रलाइज्ड वर्ड। एग्जिस्टेंशियलिस्ट अप्रोच को भी रिजेक्ट करती है। अब्सर्ड अप्रोच ये है कि दिस वर्ड इज मीनिंगलेस, इसका मतलब ये है अब्सर्डिस्ट अप्रोच, इसको भी रिजेक्ट करती है। ऑटोबायोग्राफिकल अप्रोच को भी रिजेक्ट करती है कि आपने मीनिंग तलाश करने हैं तो ऑटोबायोग्राफी पढ़ें किसी की। आइडियलिस्टिक अप्रोच को भी रिजेक्ट करती है। आइडियोलॉजिकल, बाज़ औक़ात आइडियोलॉजी क्या है कि हमारे इंस्टीट्यूशन, हमारे चर्चेज, हमारी मस्जिदें, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेजेस, हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे स्कॉलर, हमारे टीचर, हमारे पेरेंट्स, हमारे सराउंडिंग, हमारी कम्युनिटी, हमारी सोसाइटी हमारी एक आइडियोलॉजी फॉर्म कर देती है और हम उसके साथ खड़े रहते हैं। आइडियोलॉजिकल अप्रोच को भी रिजेक्ट करती है। हिस्टोरिकल अप्रोच को भी रिजेक्ट करती है। साइकोलॉजिकल अप्रोच को भी रिजेक्ट करती है, यानी हिस्टोरिकल, साइकोलॉजिकल, ये सारी अप्रोचेस को रिजेक्ट करती है। लेकिन ये अप्रोचेस जो हैं ये टोटली भी गलत नहीं है। इनसे हम इनको अप्लाई करके काफी हद तक चीजें लर्न कर सकते हैं। तो वो क्या कहती है आखिर में, उसने अपनी फाइंडिंग दी है। वो कहती है जो स्ट्रक्चरलिज्म है, टू कंक्लूड, एब्सोल्यूट मीनिंग जो है वो यहां मौजूद नहीं है। वो कहती है मीनिंग इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू कंट्रास्ट एंड कंट्राडिक्शन। मीनिंग जो है वो फॉर्म होते हैं, वो सपोर्ट करती है न्यू क्रिटिसिज्म को, वो अप्रोच वो सपोर्ट करती है फॉर्मलिस्ट अप्रोच को, वो सपोर्ट करती है स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच को। ये दोनों अप्रोच, फॉर्मलिस्ट और स्ट्रक्चरलिस्ट, ये तकरीबन मिलती जुलती अप्रोचेज हैं। आपने अगर मीनिंग फाइंड करने हैं तो एक पोएम ले, पोएम को डीकंस्ट्रक्ट करें। डीकंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, उसको क्या कर दें, उसके अंदर मेटाफर, सिम्बली, पैराडॉक्स और ओनोमेटोपिया, जो भी उसके अंदर डिवाइसेस हैं, जस्ट उसके वर्क को, आर्ट को आप करें, इंटरप्रेट करें, तो आपको मतलब उसका समझ आ जाएगा। आप छोड़ें राइटर को, आप छोड़ें ऑथर को, सबको छोड़ दें। फॉर्मलिस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट आइडिया को वो लाइक करती है, कहती है ये इंपॉर्टेंट स्किल है और इसके जरिए हम लिटरेचर को वैल्यूएट कर सकते हैं। मीनिंग इज कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रास्ट एंड कंपैरिजन। कंट्रास्ट और कंपैरिजन के जरिए हम मीनिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, बना सकते हैं, गेट कर सकते हैं। किसके जरिए, अब देखें एक डॉग जो है वो डॉग क्यों है, वो कैट नहीं है। रात जो है, डार्क जो है, रात क्योंकि चूंकि डार्क होती है तो रात जो है वो दिन क्यों नहीं है, क्योंकि वो रात है। उसको हम कंपेयर किससे करते हैं, दिन के साथ। तो कहती है कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट जो है ये मीनिंग देते हैं। कंट्राडिक्शंस लाइक डे हैज मीनिंग नाइट। टू कंक्लूड, उसने कंक्लूजन दी है अपनी इसी बुक के अंदर, एब्सोल्यूट मीनिंग कहीं भी नहीं है। देयरफॉर वी शुड फाइंड मीनिंग थ्रू एलेक्टिक अप्रोच। एलेक्टिक का मतलब लिखें सिलेक्टिंग एंड अडॉप्टिंग। किसी चीज को सिलेक्ट करना, आप इन थ्योरीज में से दो सिलेक्ट कर लें, एक सिलेक्ट कर लें, कुछ अपने तरफ से कर लें, कुछ इन सारी अप्रोचेस को इकट्ठा करके आप कोई फाइनल मीनिंग तलाश कर सकते हैं। ये उसकी अप्रोच है, लिख लें इलेक्टिक अप्रोच।
Eclectic approach is the best. Select certain idea from all these theories and then find meaning. हर थ्योरी किसी ना किसी हद तक आपको मीनिंग दे सकती है, फाइनल मीनिंग कहीं भी नहीं है। ये भी उसने अपनी अप्रोच दी है। हाँ जी, एनालिसिस ऑफ द मॉडर्न थीरीज बाय बेल्सी। How Catherine Balsi has analyzed modern theories of literary criticism and which one she preferred. अब उसने आपसे क्वेश्चन ही ये पूछा है कि कैथराइन बेल्सी के जितनी भी मॉडर्न थीरीज हैं जो उसने डिस्कस की है, क्रिटिकल प्रैक्टिस 1980 में उसकी बुक है, उसको आप एनालाइज करें और उसके बाद बताइए कि कौन सी थ्योरी जो है, विच वन शी प्रेफर्ड, कौन सी थ्योरी को उसने प्रेफर किया है। ये सारी थ्योरीज उसने डिस्कस की हैं, उसके बाद उसने बताया कि कौन सी थ्योरी जो है वो बेस्ट है। बड़ी ज़बरदस्त असाइनमेंट है। इसके अंदर उसने अपनी पूरी जितनी भी उसने थ्योरीज डिस्कस की हैं उसको उसने एनालाइज करने के बाद उसने सबको एनालाइज किया और वन बाय वन सबको रिजेक्ट किया है। और वो सारी थ्योरीज जो हैं वो मैंने सारी आपको बताई हैं, वन बाय वन मैंने आपको बताई है कि उसने इस थ्योरी को भी रिजेक्ट किया है, उसने एग्जिस्टेंशियलिस्ट अप्रोच को भी रिजेक्ट किया, अब्सर्डिस्ट अप्रोच को भी रिजेक्ट किया, ऑटोबायोग्राफिकल अप्रोच को भी रिजेक्ट किया, आइडियलिस्टिक अप्रोच को भी रिजेक्ट किया, आइडियोलॉजिकल अप्रोच को भी रिजेक्ट किया, हिस्टोरिकल अप्रोच को भी रिजेक्ट किया, साइकोलॉजिकल अप्रोच को भी रिजेक्ट किया। अगर वन बाय वन अगर किसी को भी आप अप्लाई करेंगे तो ये आपको मीनिंग नहीं देगी, क्योंकि मीनिंग कहीं भी नहीं है। मीनिंग ये है कि आप इलेक्टिक अप्रोच को अप्लाई करें। इलेक्टिक अप्रोच का मतलब होता है कि सिलेक्टिंग एंड अडॉप्टिंग, कि आप कुछ सिलेक्ट इधर से करें उधर से करें और उन सब थ्योरीज को इकट्ठा करके अगर अप्लाई करेंगे तो फिर आपको मीनिंग मिल जाएंगे। मीनिंग, देयर इज नो सेंटर फॉर मीनिंग, जैसे डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी कहती है। देखिएगा, कैथरीन बेल्से क्रिटिकल प्रैक्टिस इज एक्चुअली अ क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न क्रिटिकल थ्योरीज। द बुक इज अबाउट द सिमेंटिक। सिमेंटिक का मतलब होता है सीमेंटिक्स, ये ब्रांच है ये भी लिंग्विस्टिक की। इसका मतलब होता है मीनिंग्स, किसी चीज का मतलब। अब एक चीज, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आई ईट पेन, आई ईट पेन। अगर अब देखा जाए तो ग्रामेटिकली ये फिक्रा ठीक है, आई ईट पेन, ही ईट्स पेन। अब पेन जो है, कलम जो है, इसे खाया तो नहीं जाता। ग्रामेटिकली ठीक है, लेकिन सिमेंटिक सेंस इसकी ठीक नहीं है। तो ये भी एक हम लिंग्विस्टिक के अंदर उसकी ब्रांच है, डिस्कस करते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ मीनिंग्स, द प्रॉब्लम इज वेयर द मीनिंग लाइज इज अ पीस ऑफ लिटरेचर। जहां मीनिंग लाए है वो पीस ऑफ लिटरेचर है, वो कोई बुक है, वो कोई टेक्स्ट है, वो लिखी हुई अखबार है, ये कोई चीज है, उसके अंदर मीनिंग है। अब देखने हैं कि वो हमें कहां से मिलेंगे। द प्रॉब्लम इज वेयर द मीनिंग लाए इन द पीस ऑफ लिटरेचर। पहले वो क्वेश्चन उठा रही है कि मीनिंग जो है वो कहां लाए करते हैं, वो कहां मौजूद हैं। एट लीस्ट बेल्सी आइडेंटिफाइज द 6 पॉसिबल अप्रोचेस टू लोकेट द मीनिंग। मीनिंग तलाश करने के लिए वो आपको 6 पॉसिबल सोल्यूशन जो है वो बताती है, लेकिन वो किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करती। आखिर में फॉर्मलिस्ट और न्यू क्रिटिसिज्म और इस तरह की वो अप्रोच को लाइक करती है। एट लीस्ट 6 थ्योरीज अबाउट द सिमेंटिक हैव बीन थॉरली परसुएडेड बाय हर। अब वो सारों को वन बाय वन डिस्कस करती है और ये सारों जितनी जैसे वो पढ़ती जाती है, हर थ्योरी ऐसे लगता है कि जैसे उसके अंदर दम है, बड़ी परसुएसिव लगती है, बड़ी रेटरिक लगती है, बड़ी टू द पॉइंट लगती है। जो भी थ्योरी हम पढ़ते जाएंगे वो हमें ऐसे लगेगी कि यही यार ठीक है शायद। व्हाट इज पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी? अब पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी क्या है, इसको हमने पहले डिस्कस किया, डिटेल डिस्कस किया। एंड व्हाट डिफरेंस डज इट मेक टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म? वेयर डू वी फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द टेक्स्ट? इन ऑथर्स हेड, कि ये एथर के हेड में है, ये टेक्स्ट के अंदर मौजूद है, ये रीडर के माइंड के अंदर मौजूद है। कहां मीनिंग है ये डिस्कस होगा। और डू वी इंस्टेड मेक मीनिंग इन द प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग इटसेल्फ? क्या हम बार बार रीड करके उसको मीनिंग तलाश करते हैं? इफ सो, व्हाट पार्ट डू आवर ओन वैल्यू प्ले इन द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन?
यानी हमारा फिर क्या रोल है? हम जस्ट उसको ट्रांसलेट करने वाले हैं या इंटरप्रेट ही करने वाले हैं, या हमारा भी कोई रोल है किसी टेक्स्ट के अंदर? And what is the role of the text? Catherine Belse considered these and other questions concerning the relation between human beings and language. Human being and language, readers and text, writing and cultural politics. अब ये सारी चीज़ों को वो डिस्कस करती है, कल्चरल पॉलिटिक्स को, कल्चर को, ट्रेडिशन को, कन्वेंशन को, बायोग्राफी को, लैंग्वेज को, रीडर को, राइटर को, इन सारी चीज़ों को वन बाय वन वो डिस्कस करती है, परसुएड करती है साथ साथ पढ़ने वालों को जो जिसको वो बता रही है. अज्यूमिंग नो प्रायर नॉलेज ऑफ द पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, के पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को का कोई पहले से नॉलेज नहीं है, उसके बगैर ही वो डिस्कस करती जाती है इन चीजों को. क्रिटिकल प्रैक्टिस गाइड द रीडर कॉन्फिडेंटली थ्रू द मेज ऑफ कॉन्टेम्पररी. मेज का मतलब होता है कंफ्यूजिंग नेटवर्क, भूल भुलैया. वो ऐसे गाइड करती है रीडर को बड़े कॉन्फिडेंटली, किससे? कॉन्टेम्पररी थ्योरी की जो भूल भुलैया है या जो इंट्रिकेट उसका कंफ्यूजिंग नेटवर्क है उससे वो गुजारती हुई. अब ये सारी थ्योरीज मैं आपके सामने, जैसे मैंने स्ट्रक्चरलिज्म आपके सामने बयान किया, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शनिज्म और साइको एनालिसिस थ्योरी, या मैंने आपसे ये डिस्कस किया बायोग्राफिकल थ्योरी, ऑटोबायोग्राफिकल थ्योरी. ये सारी थ्योरीज जब मैंने आपसे पहले डिस्कस की तो दूसरे दिन मैंने आपसे जब पूछा तो आपने मुझे खुद कहा कि सर ये क्या चीज़ें हैं. अभी मैंने एग्जिस्टेंशियलिज्म, एसेंशियलिज्म, अब्सर्डिस्ट, ऑटोबायोग्राफिकल अप्रोच और ये आइडियलिस्टिक और आइडियोलॉजिकल और ये हिस्टोरिकल और साइकोलॉजिकल, ये सारी थ्योरीज अगर मैं ऐसे डिस्कस करूं तो आपको ये भूल भुलैया ही लगती है. ये इतनी आसान नहीं है बुक, इसलिए क्योंकि ये फिलॉसफी से रिलेटेड है ये सारी, तो ये बुक कॉम्प्लेक्स है लिटरेचर की, ये लोग पढ़ते नहीं हैं. अगर आप इस पे वर्क करेंगे, आप इसके ऊपर, चूंकि मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझा दी हैं, आप इसका मुझे टेस्ट देंगे तो इंशाल्लाह आप मार्क्स भी ज़्यादा गेन करेंगे अगर आप अटेम्प्ट करेंगे. क्रिटिकल प्रैक्टिस आर्ग्यू दैट, क्रिटिकल प्रैक्टिस उसकी बुक है. क्रिटिकल प्रैक्टिस गाइड्स द रीडर कॉन्फिडेंटली थ्रू द मेज ऑफ कंटेम्पररी थ्योरी. इट सिंपली एंड लूसिडली एक्सप्लेन द व्यू ऑफ द की फिगर सच एज द ल्यूइस अल्थुजर. ल्यूइस अल्थुजर का भी नाम अभी मैंने आपके सामने लिया. लुइस अल्थुजर जो है ये 1918 में पैदा हुआ है और ये मार्क्सिस्ट फिलासफर था, फ्रेंच मार्क्सिस्ट फिलासफर है. 1918 में पैदा हुआ, 1990 में इसकी डेथ हुई है. वर्ल्ड वार 2 जो है इसने देखी है. वर्ल्ड वार 2 का जो ड्यूरेशन है 1939 से 1945 तक है और ये मार्क्सिस्ट था, कार्ल मार्क्स का सपोर्टर था. लुइस अल्थुजर, रोनल बार्थ, जैक लुकन एंड जैक डेरिडा, इन सारों की फिलॉसफी जो है, इनकी थीरीज जो है, इनको वन बाय वन ये बताती है. एंड शो देयर थीरीज एट वर्क्स इन रीडिंग ऑफ द फेमिलियर लिटरेरी टेक्स्ट. चूंकि ये सारे राइटर हमने डिस्कस किए हुए हैं, आप इनको समझने में आपको जस्ट इनके नाम ही याद करने पड़ेंगे और आप इनको लिख सकेंगे. क्रिटिकल प्रैक्टिस आर्ग्यू दैट थ्योरी मैटर्स बिकॉज इट मेक अ डिफरेंस टू व्हाट वी डू व्हेन वी रीड, opening up new possibility for literary and cultural analysis. Post-structuralism and conjunction, in conjunction with the psychoanalysis and deconstruction. आप देखें ना, ये सारी चीजों को मिला के हम एक थ्योरी को इस्तेमाल करें तो वो कभी, अब लेट्स सपोज हम डिस्कस करते हैं डीकंस्ट्रक्शन की. अब डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी के ऊपर जिसने क्रिटिसाइज किया है या जिसने उसका रिस्पॉन्स दिया है, उसको रिस्पॉन्ड किया है, वो कहता है कि आप चीजों को कब तक डीकंस्ट्रक्ट करते जाएंगे, आखिर किसी ना किसी सेंटर में पहुंचेंगे. तो ये नहीं आप कह सकते कि किसी चीज का कोई सेंटर नहीं है, आखिर किसी ना किसी सेंटर पे तो पहुंचेंगे ना. तो इस तरह इसको भी लोगों ने क्रिटिसाइज. हर थ्योरी जो है उसके मेरिट और डीमेरिट होते हैं. पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इन कंजक्शन विद द साइकोएनालिसिस एंड डीकंस्ट्रक्शन, ये सारी थ्योरीज हैं, मेक रेडिकल चेंज टू द वे वी रीड, बोथ अ प्रियोरिटी एंड अ पॉसिबिलिटी. ठीक है जी, ये चीजें अगर हम पढ़ते हैं ना तो हमें पता चलता है कि इस चीज को ऐसे भी देखा जा सकता है. सिर्फ कन्वेंशन और ट्रेडिशनल अप्रोच ही नहीं, और भी अप्रोचेज हैं पढ़ने की. विद द न्यू चैप्टर, अपडेटेड गाइडेंस ऑन फर्दर रीडिंग एंड रिवीजन थ्रू आउट दिस
second editions of the critical practice is the ideal guide to the present and future of literary studies. प्रेजेंट फ्यूचर लिटरेरी स्टडी का आपको बताती है ये थ्योरी। अगर आप पढ़ लेते हैं ना सारी थ्योरीज, तो आपको पता चल जाता है कि लिटरेरी थ्योरी का प्रेजेंट क्या और फ्यूचर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ जनरल अप्रोच ऑफ द क्रिटिक इज दैट वन शुड हैव अ कॉमन सेंस व्यू ऑफ लर्निंग। अब कॉमन सेंस क्या है? कॉमन सेंस ये है कि आपको इसको डिफरेंट राइटर ने डिफरेंट एक्सप्लेन किया है। रेमंड विलियम कहता है कि हिस्टोरिकल सेंस जो है ना वो है ट्रेडिशन। टीएस इलियट कहता है हिस्टोरिकल सेंस जो है वो आपका नॉलेज है। उसने ट्रेडिशन का, उसने कहा नॉलेज है पूरा जो होमर से लेके प्रेजेंट तक का जो सारा नॉलेज है या आपका जो इंटेलेक्ट है वो है आपका क्या है हिस्टोरिकल सेंस। यानी डिफरेंट राइटर इसको डिफरेंट तरह से एक्सप्लेन करते हैं। First of all, the general approach of the critic is that one should have a common sense view of literature. We should see what stories simply shows and there is no need to go into the theoretical assumptions. Then what is meant by the common sense? Common sense assumes that the valuable literary texts that are in a special way worth reading tell us truth about the period which produced them. यानी historical sense आपको पता है तो हिस्टोरिकल सेंस आपको बताएगा कि जिस एज के अंदर लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है उसका उसकी वर्थ बताएगा रीडिंग की, और वो किस लिए प्रोड्यूस हुआ है और उसके मीनिंग आपको समझ आ जाएंगे अगर आपको हिस्टोरिकल सेंस है। अबाउट द वर्ड इज जनरल और अबाउट द ह्यूमन नेचर दैट इज डूइंग सो दिस एक्सप्रेस द पर्टिकुलर परसेप्शन द इंडिविजुअल इनसाइट ऑफ देयर ऑथर्स। कॉमन सेंस अपीयर ऑब्वियस because it is inscribed in the language we speak. कॉमन सेंस जो है वो हमारी लैंग्वेज के कहता है कि साथ इंस्क्राइब्ड होती है, उसके साथ ही होती है जो हम बोलते हैं। इन अदर अब देखें कॉमन सेंस हमारा नॉलेज जो है वो अपनी लैंग्वेज के अंदर होता है मोस्टली, ज़्यादा हमें उसकी ज़्यादा सेंस होती है। अगर हमें कोई उर्दू में बताए, अगर मैं आपको इंग्लिश में बताऊं चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी क्योंकि आपको उस लेवल की कॉमन सेंस नहीं है, उस लेवल का आपका विजन नहीं है उसमें, इंग्लिश में या पुर्तगाल में या किसी और लैंग्वेज में। हमारी चूंकि नेशनल लैंग्वेज उर्दू है तो हमारा इसमें कॉमन सेंस भी ज़्यादा होगा। तो अगर हमारे जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज है वो उसमें ज़्यादा जानते हैं, जिनकी पंजाबी है वो उसका। इन अदर वर्ड कॉमन सेंस अर्ज दैट मैन इज द ओरिजिन एंड सोर्स ऑफ मीनिंग। अब कॉमन सेंस हमें यह बताता है कि मीनिंग जो है वो अल्टीमेटली इंसानों के अंदर है। इंसान जो है वही एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी, एज अ ओवरऑल मिलके वो मीनिंग फॉर्म करते हैं। उनके एक्सपीरियंस, उनके रिएक्शन, एक्शन, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, ये मीनिंग बनाते हैं। कॉमन सेंस कैसे? कॉमन सेंस क्या है? रीडर की परसेप्शन, उनका एक्सपीरियंस, उसके रिस्पॉन्स, नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर, पॉलिटिकल रिस्पॉन्स, इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स, स्कूल का रिस्पॉन्स, रिलीजियस रिस्पॉन्स, आपके मस्जिद, चर्चेज, आपके मंदिर और आपके इंस्टीट्यूशन, इन सारों का रिस्पॉन्स मिलके आपकी कॉमन सेंस डेवलप करता है। तो टी.एस. इलियट ने इसको सेंसिबिलिटी कहा कि होमर से लेके प्रेजेंट तक सारा लिटरेचर स्टडी करें, आपको हिस्टोरिकल सेंस दे देगा। आपको क्या देगा? हिस्टोरिकल या कॉमन सेंस आपकी बढ़ जाएगी। रेमंड विलियम ने उसको, टी.एस. इलियट ने सेंसिबिलिटी कहा, रेमंड विलियम ने उसको ट्रेडिशन कहा, इसको कॉमन सेंस को। हाँ जी, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस अर्ज दैट मैन इज द ओरिजिन ऑफ सोर्स ऑफ मीनिंग ऑफ एक्शंस एंड हिस्ट्री, ह्यूमनिज्म, आवर कंसेप्ट एंड आवर नॉलेज आर हेल्ड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस। हमारा नॉलेज, हम इंटरेक्ट करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, लेते हैं, देते हैं, और रिस्पॉन्स जो है वो हमें कहां से आता है? वो हमारे एक्सपीरियंस से आता है, लोगों के एक्सपीरियंस से आता है, सोसाइटी, कम्युनिटी के एक्सपीरियंस से, हमारे इंस्टीट्यूशन, मस्जिद, चर्चेज, मंदिर, हमारे टीचर्स, हमारे स्कूल, हमारे इंस्टीट्यूशंस, ये सारे मिलके हमारी कॉमन सेंस बनाते हैं। The view that the experience, especially of the senses, is the only source of knowledge, and this experience is interpreted by the mind. Now from common sense we turn to ideology. अब कॉमन सेंस जो है ना, जो हम सारा कुछ अपने इर्द गिर्द देखते हैं उसको कॉमन सेंस करते हैं या अपना डेवलप करते हैं, रिस्पॉन्स लेते हैं, देते हैं, चर्च से, मंदिर से, सोसाइटी से, कम्युनिटी से, सोशल से, इंस्टीट्यूशन से, स्कूलों से, टीचर से, सारी चीजें हमें कॉमन सेंस देती हैं। और ये अल्टीमेटली टर्न हो जाते हैं किसके? दे टर्न इनटू
आइडियोलॉजी, और यही हमारी फिर आइडियोलॉजी बन जाती है। जब हम पैदा हुए थे तो हमें इतना प्यार नहीं था अपने कंट्री से। हमारे स्कूल ने, कॉलेजेस ने, उस्ताजा ने, हमारे टीचर ने, इंस्टीट्यूशन ने, चर्चेज ने, मंदिर ने, स्कूलों ने, कॉलेजेस ने, फ्रेंड्स ने, दोस्तों ने, कम्युनिटी ने, सोसाइटी ने हमारे अंदर एक स्पिरिट डाल दी नेशनलिज्म की, और अल्टीमेटली वो हमारी आइडियोलॉजी बन गई और हम उसके साथ जिंदा रहते हैं, खड़े हैं, और हम इवन के बहुत सारी चीजें इंटरप्रेट करते हैं तो उसको साथ आइडियोलॉजी को भी मिला देते हैं। अब देखें, अब आइडियोलॉजिकल जो अप्रोच है किसी मीनिंग को गेन करने की, वो भी किसी हद तक हमें ठीक नजर आती है। स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की, फॉर्मलिज्म की, साइकोलॉजिकल अप्रोच, ये सारी ऑटोबायोग्राफिकल अप्रोच, ये सारी अप्रोचेज अगर हम इनको अप्लाई करते हैं मीनिंग गेन करने में, तो ये हमारी बड़ी हद तक मदद करती है कि ये भाई कौन होती हैं चीजें, किसी चीज का मीनिंग अगर हासिल करना है। आइडियोलॉजी इज डिस्क्राइब इन अ स्पेसिफिक डिस्कोर्स। आइडियोलॉजी भी कहता है एक स्पेसिफिक डिस्कोर्स के अंदर अप्लाई की जाती है। डिस्कोर्स का मतलब मैंने बताया बातचीत, कन्वर्सेशन, रिटर्न में हो या स्पोकन में। और फिर ये डिस्कोर्स भी मुख्तलिफ किस्म का होता है। मेडिकल लॉ का डिस्कोर्स, मेडिकल का डिस्कोर्स, साइकोलॉजिकल डिस्कोर्स, ठीक है जी, क्रिटिकल डिस्कोर्स, ये डिस्कोर्स भी काफी किस्म के होते हैं। अ डिस्कोर्स इज द डोमेन ऑफ लैंग्वेज दैट मीन अ पर्टिकुलर वे ऑफ टॉकिंग। आइडियोलॉजी इज द सम टोटल ऑफ आवर रिस्पॉन्स टू लाइफ। जो हम सम टोटल है हमारा लाइफ का रिस्पॉन्स है ना, ये भी क्या आइडियोलॉजी बनाता है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर आपके कंट्री के ऊपर हमला होता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं, अगर किसी के कंट्री पे हमला होता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारी आइडियोलॉजी बताएगी कि हम नेशनलिज्म के कायल हैं, इंटरनेशनलिज्म के कायल हैं, किस तरह के नेशन सेंटर्ड है, सिटी सेंटर है, इंस्टीट्यूशन सेंटर है, किसी खास मकबे फिक्र के हैं हम, तो ये हमारी अप्रोच बता देगी, आइडियोलॉजी हमारी बता देगी कि हम क्या इंटरनेशनल सेंटर हैं या नेशनल सेंटर है। नेशनल सेंटर होंगे तो सिर्फ नेशन का सोचेंगे, अपनी खास नेशन का, जैसे वो मोदी सोचता है, वो नेशन सेंटर है। बाज लोग जो है वो बड़े वसी लेवल के होते हैं, बड़े वसी आइडियाज रखते हैं, वो पूरी दुनिया का सोचते हैं, वो इंटरनेशनल सेंटर होते हैं। तो कौन सी अप्रोच ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर अप्रोच ठीक है या नेशनल सेंटर, ये आप सोचिए। A discourse is the main domain of the language that means a particular way of talking. Ideology is the sum total of our response to life. Obviously, this include our religious response and political response to the institutions of our time, so that we call. काइंडली जहां पे आपको समझ ना आए मुझे वहां पे रोके, मैं आपको क्लियर करूंगा वो टॉपिक। Obviously, this include our religious response and political response to the institutions of our time, so that we call common sense is not a simple thing. Paradoxically, it is much more complex term, though the word common sense is itself a vague term. T.S. Eliot अब कहता है जी ये common sense जो है ना, ये कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है कि वो किसी की झोली में ऐसे ही जा गिरे कि उसे आप ऐसे ही गेन कर लो। टी.एस. इलियट ने कहा कि सारे राइटर को स्टडी करें, होमर से लेके प्रेजेंट तक आपकी कॉमन सेंस बनेगी, आप कॉमन सेंस गेन करोगे, सेंसिबिलिटी गेन करोगे। तो आपको रेमंड विलियम कहता है कि ट्रेडिशन, जो सारी ट्रेडिशन है, कन्वेंशन है, जो सारी कॉमन सेंस है, ये आपको कॉमन सेंस देती है। दो द वर्ड कॉमन सेंस इज इटसेल्फ अ वैग टर्म, टी.एस. इलियट कॉल इट अ सेंसिबिलिटी, रेमंड विलियम कॉल इट अ ट्रेडिशन। अब देखिए, जैसे जैसे हम थीरीज पढ़ते जा रहे हैं, हमारी विजन जो है हमारा ब्रॉड होता जा रहा है, हमारा अप्रोच टू लाइफ, हाउ डू वी अप्रोच टू लाइफ, इट इज आल्सो चेंजिंग बिकॉज वी आर लर्निंग अबाउट डिफरेंट थीरीज, आवर विजन्स आर बीइंग ब्रॉडन्ड, वी आर लर्निंग न्यू थिंग, वी आर गेटिंग न्यू थिंग, एंड वी आर लर्निंग हाउ टू अप्रोच अ टेक्स्ट, हाउ टू अप्रोच मीनिंग। हम ये लर्न कर रहे हैं कि किसी टेक्स्ट के अंदर क्या एक राइटर का ही बताया हुआ नुक्ता नजर ठीक है या किसी और तरीके से भी हम देख सकते हैं उसको, ये हमें ये थीरीज सिखा रही हैं। ऑथर ओरिएंटेड, ऑथर के मुताबिक जो थीरीज है, कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल इन लोकेटिंग द मीनिंग पीस ऑफ लिटरेचर, लेकिन ये पार्शल है, ओवरऑल आपको ऑथर भी मीनिंग नहीं देता। आगे आपको बहुत सारे राइटर्स जो हैं, जैसे हमने एक राइटर को डिस्कस किया, उसने हमें बताया कि भाई राइटर जो है
वो अगर राइटर अपनी ही आइडियोलॉजी उस पर थोप दे, जैसे वो कहता है नॉर्थ सॉप फ्राई, हरमन नॉर्थ सॉप फ्राई इसका नाम है, 1912 में पैदा हुआ और 1991 में इसकी डेथ हुई है। लिटरेरी टैक्सोनोमिस्ट है और ये क्या कहता है कि अगर राइटर जो है अपने आइडिया डालने की कोशिश करे, मीनिंग इंपोज करने की कोशिश करे रीडर के ऊपर, तो हम उसको कहेंगे, उसने इंपीरियलिज्म, लिटरेरी इंपीरियलिज्म कहा है उसने। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है ना कब्जा करना, कि आप किसी की सोच पे कब्जा कर ले, वो राइटर जो है वो कब्जा करने की कोशिश करता है, लिटरेरी इंपीरियलिज्म शो करता है। व्हाट इज कॉमन सेंस? मैन इज सेंटर ऑफ अटेंशन। इस दुनिया का सेंटर ह्यूमन है, तो सारे एक्सपीरियंस, सारे रिस्पॉन्स, सारे आइडिया, सारी एजुकेशन, सारा नॉलेज किससे आता है? इंसान से। ऑल वी सी थ्रू द सेंसेस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। कॉमन सेंस, रीडर्स, कॉमन सेंस कैसे बनती है? रीडर की परसेप्शन, एक्सपीरियंस, रिस्पॉन्स, रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, इंस्टीट्यूशनल, ये सारे रिस्पॉन्स मिलके बिल्ड करते हैं कॉमन सेंस को। आप इसको अपने लफ्जों में भी एलेबोरेट, एक्सपाउंड कर सकते हैं एज मच एज यू कैन। मैंने आपको आइडियाज दे दिए हैं। आथर ओरिएंटेड थ्योरी जो है वो भी कहता है रॉन्ग है, और आथर ओरिएंटेड थ्योरी जो है वो फ्राई ने कहा 1912-1951 उसकी डेट ऑफ बर्थ है। फ्राई कहता है, हरमन फ्राई कहता है कि अगर कोई राइटर अपनी आइडियाज जो है इंपोज करता है रीडर पर, तो हम उसे कहेंगे लिटरेरी एम्पिरियलिज्म। दिस जस्ट दैट। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज 282। मीनिंग लाइज इन द माइंड ऑफ द राइटर। This has been called expressive realism and North-Sop. North-Sop Rice calls in literary imperialism. Literary imperialism का मतलब है कि आप literary अदबी जो है imperialism इस्तेमाल करते हैं। If the meaning, बाज़ औक़ात आपने देखा हो कि कुछ इंसान कन्वर्सेशन के दौरान दूसरे को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। चूंकि उसके पास नॉलेज ज्यादा होता है तो वो मैनिपुलेट कर लेता है अगले को, उसकी आइडिया को मैनिपुलेट करता है, उसको कंट्रोल, उसकी साइकोलॉजी और माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसको चलाने की कोशिश करता है अपने नॉलेज के साथ। वो कहते हैं इंटेलेक्चुअल मैनिपुलेशन, आप कह लें उसको। तो ये इंपीरियलिज्म है, ये भी है कि आप अपने आइडिया इंपोज कर दें और रीडर को मौका ही ना दें कि वो भी कुछ अपने। अच्छा जी, आपने पढ़ा होगा, आपने एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एक अमेरिकन एक राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बड़ा सिंपल लिखता था, बड़ा सादा, बड़ी कॉमन डिक्शन, कॉमन लैंग्वेज, विलजियर पीपल, विलजियर कॉमन डिक्शन, कॉमन पीपल, कॉमन लैंग्वेज, विलजियर पेस्टोरल सीन, ये सारे सीन वो इस्तेमाल करता। लोगों ने कहा कि तुम कामयाब नहीं हो सकते, तुम बड़ा सिंपल लिखते हो। तो वो कहता है कि उसने फिर एक पोएम लिखी, द रोड नॉट टेकन। शायद आपने पढ़ी हो अमेरिकन लिटरेचर के अंदर, द रोड नॉट टेकन। नहीं पढ़ी होगी, आई थिंक ये है उसके सरगोदा यूनिवर्सिटी। वो कहता है कि दो रास्ते थे, एक रास्ता, मैं जंगल में जा रहा था, वहां दो रास्ते थे, दोनों एक जैसे थे। मैंने दोनों को चेक किया, खड़ा हो गया, चेक करने लगा, ये रास्ता ठीक है, वो ठीक है। मैं कहता दोनों को देखूं, दोनों एक जैसे नजर आए। मैंने एक रास्ता जो है वो मुझे दूसरे से थोड़ा सा अच्छा लगा, मैं उस पर चलने लग गया। जब मैं उस पर चलता रहा तो मेरे मन में ख्याल आया कि जो पहला रास्ता था शायद इससे बेहतर था, मुझे उस पर चलना चाहिए था। अब वो ऐसा डिस्क्राइब करके अपनी पोएम जो है वो एंड कर देता है। अब आप वो रीडर के ऊपर अपॉर्चुनिटी छोड़ देता है, अपॉर्चुनिटी रीडर को देता है कि वो अब फाइंड करें इसके अंदर मीनिंग। अब पूरी दुनिया जो है इस कश्मकश का शिकार है कि जिस रास्ते पे जिस चीज को खरीद लेती है, किसी मोबाइल को खरीद लेती है, तो वो थोड़ी देर के बाद वो लोग सोचते हैं, या ये वर्ल्ड जो है पूरी ये सोचती है
कि जो हमने फैसला लिया, जो हमने काम किया, जो चीज़ खरीद ली, जो ले ली, जिसको हासिल कर लिया, शायद वेट कर लेती इससे अच्छा मिल जाता, शायद वेट कर लेता इससे अच्छा मोबाइल मिल जाता, शायद इस वेट कर लेता इससे अच्छा कोई अच्छा काम कर लेता। उसने पूरा एक फिनोमिना वर्ल्ड, एक पूरी वर्ल्ड का फिनोमिना डिस्कस कर दिया और आपके सामने छोड़ दी है बात रख के, आप निकाले मीनिंग इससे। ये लिटरेरी इंपीरियलिज्म नहीं है। अब यहां पे वो रीडर को अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि वो जो मर्जी मीनिंग निकाले। अमेरिकन पोएट्स आप जितने भी पढ़ेंगे वो बड़े विट्टी हैं। वाल्ट विटमैन सेड, वर्ड डज नॉट गिव यू व्हाट यू वांट, वर्ड गिव यू व्हाट यू नीड। ये दुनिया तुम्हें वो नहीं देती जो तुम चाहते हो, बल्कि तुम्हें वो दिया जाता है जिसकी तुम्हें जरूरत होती है। बड़े विट्टी। अब ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि ये राइटर, कुछ राइटर अपनी आइडियोलॉजी इंपोज करने की कोशिश करते हैं, रीडर को अपॉर्चुनिटी नहीं देते कि वो भी कोई अपनी मीनिंग अपनी तरफ से ड्राइव। तो ये जो फ्राई है, इस फ्राई ने इसको कहा कि ये ठीक नहीं है, ये लिटरेरी इंपीरियलिज्म है अगर राइटर अपनी मीनिंग डालता है। इफ द मीनिंग्स आर इन द माइंड ऑफ द राइटर, देयर विल ओनली बी वन मीनिंग विच इज इन द माइंड ऑफ द राइटर। अगर राइटर के माइंड में मीनिंग है तो फिर एक मीनिंग है। अभी तो मीनिंग एक, कितने लोगों ने पढ़नी है बुक, वो पता नहीं किस तरह का मीनिंग ली। मैंने आपसे डिस्कस किया, एक राइटर है, नाम है उसका एंटन चेखव, रशियन राइटर। उसने चेरी ऑर्चर्ड लिखा, उसने कहा कि मैंने इसको एज अ कॉमेडी लिखा है। उसने कॉमेडी लिखी, उसमें अजीबोगरीब किस्म के करैक्टर हैं। मिसाल के तौर पर एक राइटर कहता है, एक उसमें करैक्टर कहेगा कि भाई जो आपकी शादी हो जानी चाहिए, आप शादी का टाइम हो गया आपको शादी कर लेनी चाहिए। तो दूसरा उसको कहेगा यार तुमने जो शूज़ पहने हुए हैं वो बड़े अच्छे हैं। यानी अजीबोगरीब किस्म के उसके अंदर अब्सर्ड किस्म के करैक्टर हैं और वो अजीबोगरीब किस्म की हरकत कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो एक कॉमेडी है, लेकिन उसका जो डायरेक्टर है, रशियन डायरेक्टर जिसने उसको डायरेक्ट किया, उसने उसको ट्रेजेडी दिखा दिया। अब मीनिंग देखें, वो राइटर क्या मीनिंग ले रहा है, उसने क्या मीनिंग ले लिया उससे। तो मीनिंग जितने लोग पढ़ते हैं वो डिफरेंट तरह से उससे लेते हैं। आप कोई मूवी देखें तो हो सकता है आपको उसके अंदर आप कोई और स्पेसिफिक मीनिंग तलाश कर रहे हैं। बाज लोग मूवी देखते हैं वो कोई खास मैसेज तलाश करते हैं कि इसकी आइडियाज क्या है। कोई देखते हैं तो रोमांटिक सीन देखते हैं, कोई देखते हैं तो ट्रेजिक सीन देखते हैं, कोई देखते हैं तो उसमें कितनी हलचल है, रॉकिंग सीन कैसे हैं, रॉकिंग सॉन्ग कितने हैं, कोई देखते हैं क्लासिकल सॉन्ग कितने डाले हैं, कोई देखते हैं कि पॉप सॉन्ग जो हैं वो कैसे हैं, कौन कौन से डाले हैं, कोई देखते हैं तो हीरो बहुत अच्छा है, कोई देखते हैं हीरोइन बहुत अच्छी है। तो हर बंदा डिफरेंट वे से इंटरप्रेट करता है चीज़ों को, लाइफ को, लिटरेचर को, आर्ट को, पेंटिंग को, सोसाइटी को, कम्युनिटी को। दूसरा 282 पे दूसरा पैराग्राफ, प्लेटो थिंक दैट द पोएट्स आर आउट ऑफ देयर सेंसेस। अब प्लेटो ने कहा, ये सारा मैं आपको पूरा पेज जो है वैसे समझा देता, सुने। प्लेटो ने कहा कि ये पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया के जो पोएट हैं या जो पोएट्री कर रहे हैं, उस वक्त पोएट्री लव पे हो रही थी, रोमांस पे हो रही थी, सेक्सुअल चीज़ों के ऊपर हो रही थी, वायल और इस तरह की पोएट्री। तो पोएट को उसने कहा, उसने जो अपनी बुक लिखी रिपब्लिक, तो उसने पोएट्स को बैनिश कर दिया था अपनी लैंड में। उसने एक आइडियल लैंड का सफर दिया था पोएट प्लेटो ने। तो प्लेटो ने कहा कि पोएट चूंकि सारा दिन परेशान रहते हैं, आउट ऑफ सेंसेस होते हैं, तो वो अजीबोगरीब की ऊट पटांग चीज़ें लिखते रहते हैं। ठीक है जी। तो इसी तरह दूसरे राइटर्स ने भी इसी तरह कहा कि पोएट के अंदर बहुत सारी इमोशंस, पैशंस, फीलिंग और उस दुनिया का प्रेशर होता है, एंग्जाइटी होती है, ट्रबल्स होती है। तो पोएट क्या करता है, वो भी चीजें सारी लिख देता है। तो अगर आप पोएट के व्यू से चीजों को देखेंगे तो बड़ी अब्सर्ड सी मीनिंग आपको निकलेंगे, कोई उसमें मीनिंग नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो पहले ही परेशान है, एंग्जाइटी, इमोशन, पैशन, फीलिंग से फिल होता है। तो वो तो कोई अच्छी चीज नहीं आपको बताएगा, वो मीनिंग अच्छे नहीं होंगे। किसने कहा? राइटर्स ने कहा, प्लेटो ने भी कहा, ये चीजें सारी पोएट के ऊपर काउंट होती हैं। लास्ट पैराग्राफ देख लें, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई यही है इसके अंदर।
So a piece of work is open to any interpretation as every reader will have a different approach to the same piece of work. It's just that each work of writing always has a multiple meaning. यानी हर पीस ऑफ लिटरेचर जो है या जो पोएम है या कोई ड्रामा नावल ट्रेजेडी कॉमेडी जो भी है वो मल्टीपल मीनिंग रखता है. It's just that each work of writing always has multiple meaning. The method of appreciating a piece of work in which author becomes irrelevant is called the theory of the death of the author. रोनाल्ड बार्थ ने एक बुक लिखी डेथ ऑफ द ऑथर. डेथ ऑफ द ऑथर में क्या है कि ऑथर जो है जब ऑथर मर जाता है या ऑथर की जब डेथ हो जाती है ऑथर बिल्कुल डिस्कस नहीं होता अपने वर्क के अंदर, तो रीडर जो है उसका जन्म होता है. रीडर पैदा तब होता है या रीडर तब ही कोई चीज लिखेगा अगर वो अपनी पर्सनल जो फैल्सी है वो नहीं डालेगा, उसके अंदर इंटेंशनल फैल्सी नहीं डालेगा या अपनी आइडियाज नहीं डालेगा, वो बिल्कुल इम्पर्सनल होके लिखेगा. तो फिर जो है फिर एक रीडर उससे मीनिंग निकाल सकेगा. जैसे मैंने अभी मिसाल दिया आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट. द मेथड ऑफ एप्रिशिएटिंग पीस ऑफ वर्क इन विच ऑथर बिकम इररेलेवेंट इज कॉल्ड द. ये डेथ ऑफ द ऑथर का मतलब ये नहीं है कि ऑथर की डेथ हो गई है, बल्कि इसका मतलब है कि वो इररेलेवेंट होकर लिखता है. इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ द डेथ ऑफ द ऑथर. बेस्ले सीम टू रिजेक्ट द थ्योरी. आप देखिए वो इस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर देती है. जब ऑथर की आप मौत ऑथर को आप डिस्कस ही नहीं करोगे तो शायद आपको तब भी मीनिंग ना मिले. जब राइटर एक लिखता है तो वो अपनी लाइफ भी कहीं ना कहीं पैशन फीलिंग से तो वो फुल होता है. वो उसके ऊपर हालात जो है उसे मजबूर करते हैं कि वो कलम पकड़ता है. तो फिर जब वो कलम पकड़ेगा तो अपनी लाइफ तो वो लिख देगा अंदर. जब उसने अपनी लाइफ लिख दी तो आप जब तक उसको नहीं पढ़ते तो तब भी आपको समझ नहीं आएगी किसी हद तक. ये भी आपको मानना पड़ेगा. Basile seemed to reject the theory of the death of the author because in this way the piece of literature may have 1,000 meaning at one time. अब हर बंदे को ये कह दिया जाए कि भाई आथर तो है ही नहीं है, आथर तो मौजूद नहीं है, चले जी अपना अपना. अब मैं 50 बंदों को एक पोएम दे देता हूं, 50 जो है उसे कहता हूं ये आथर का पता नहीं है मुझे. भाई ये पोएम आपके 20 के 20 डिफरेंट तरह से उसको इंटरप्रेट करके ले आएंगे. 1000 को दे दूंगा तो हो सकता है 1000 के 1000 अगर उन्होंने पहले पोएम नहीं देखी, राइटर का नहीं पता, तो वो 1000 अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट करके ले आएंगे. बेस्ले जो है इसको भी रिजेक्ट करती है. फिर भी कोई सिंगल मीनिंग तो रहेगा नहीं. विम्सेट रिजेक्ट द कंसेप्ट ऑफ एक्सप्रेसिव रियलिज्म एंड कॉल इट इंटेंशनल लिख लें, ये इंटरनेशनल उसने लिख लिया. इंटेंशनल फैलेसी. इंटेंशन होता है बंदे की थॉट. So meanings are neither in the mind of author nor in the mind of the reader. ना तो कहता है रीडर में माइंड है मीनिंग है और ना ऑथर में मीनिंग है. वही आइडियोलॉजी मैंने जो एग्जिस्टेंशियलिज्म और निहिलिज्म और अब्सर्ड जो बताई ये उधर आपको ले जाएगी. आइडियोलॉजी इन दिस वे इज बोथ रियल एंड अनरियल बट इट इज नॉट इन एवरी मैन्स रीच. To find meaning in ideology, we require a lot of knowledge of our contemporary atmosphere and we also need high intelligence. अब कहते हैं जी मीनिंग जो है राइटर चूंकि कोई इतना सादा नहीं होता कि वो बड़ी आसानी से आप उसको कॉम्प्रीहेंड कर लें, कोई भी राइटर, तो ये बड़ा हार्ड वर्क होता है कि आप कोई कहीं से मीनिंग तलाश करें. लोगों के पास तो बुक्स मौजूद हैं. अब ये जो बुक हम पढ़ रहे हैं ये हर एक स्टूडेंट के पास शायद होगी, लेकिन इस बुक को समझना, इसके अंदर से मीनिंग निकालना वही निकालेगा जिसने ये सारी फिलॉसफीज पढ़ी है, जिसने सारी थीरीज पढ़ी हैं. वही आपको निकाल के मीनिंग बाहर देगा कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है. वही आपको बताएगा एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या होता है, एसेंशियलिज्म क्या होता है, लिटरेरी थ्योरी क्या, लिटरेचर क्या, लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है. ये तो वही बताएगा. ये तो बुक है. तो बुक इतनी आसान नहीं होती कि वो आपकी झोली में ऐसे ही गिर पड़े आगे. उसको समझना पड़ता है और बड़ी हार्ड लेबर चाहिए. जैसे एक एक फिलॉसफी मैं आपको समझाने के लिए कहां से बातें उठा के समझाता हूं. इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट टू रेकनसाइल डिफरेंट थीरीज ऑफ लाइफ सच एज द अब्सर्ड एग्जिस्टेंशियलिज्म. बेल्से कहती है बट अकॉर्डिंग टू अल्थूसर कहता है अल्थूसर्स ideological practices are reported and reproduced in instructions of our society, which he calls ideological state apparatus. अब देखिए वो कहती है, बेल से कहती है, अल्थूसर के मुताबिक उसने ये उसका पॉइंट बताया है
कि आइडियोलॉजी जो है वो प्रैक्टिस होती है, वो एक प्रैक्टिस होती है, और वो उसकी प्रैक्टिस कौन करता है? वो रिप्रोड्यूस होती है सोसाइटी से लेके इंस्ट्रक्शन जो है वो इंसान के अंदर इनकलकेट होती है, उसको उसने अपैरेटस ISA कहा है। मिसाल के तौर पर आप जिस कम्युनिटी में रहते हैं उसके असरात आपके ऊपर आ जाएंगे, उसकी आइडियोलॉजी आपके ऊपर खुद ब खुद आ जाएगी। अगर मुस्लिम जो है वो हिंदुस्तान में रहते हैं तो उनके जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो बहुत सारी आइडियोलॉजी जो है वो उनकी उधर से ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी भी इंडियन को ये कहें, चाहे वो मुस्लिम है, आप उनसे कहें कि उनके कंट्री के बारे में कुछ कहें तो वो गुस्सा करेंगे। हालांकि वो आज भी उनको नहीं मानते कि ये हमारे कंट्री के हैं, वो डिफरेंट बिल पास कर रहे हैं उनको निकालने के लिए। अगर आप भी आज भी आप हिंदुओं को, हिंदुस्तान को उनके सामने कुछ कहें तो वो शायद गुस्सा करें। ये आइडियोलॉजी कहां से फॉर्म हुई है? ये आइडियोलॉजी उसने जैसे कहा अल्थुजर ने कि ये एक अपैरेटस है जो सोसाइटी जो है इंस्ट्रक्शन दे दे के उसको फॉर्म कर देती है। ये अभी जो मैंने डबल कोट के अंदर जो थोड़ी सी टेक्स्ट पढ़ी, इसका मतलब यही है। रिपोर्टेड एंड रिप्रोड्यूस इन इंस्ट्रक्शन ऑफ आवर सोसाइटी विच ही कॉल्स आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस। अपैरेटस होता है डिवाइस। देयर इज अनदर वे ऑफ रीचिंग द मीनिंग। एक और तरीका भी है मीनिंग तक पहुंचने का। द मीनिंग लाइज इन समथिंग दैट एग्जिस्ट बिटवीन द रीडर एंड द ऑथर। रीडर और ऑथर के दरमियान जो है वो शायद वहां मीनिंग है। वो कहती है इट इज, इफ इट इज सो, अगर ऐसा है, देन वेयर डज द मीनिंग लाई? तो मीनिंग कहां है? बेल से आइडेंटिफाई अनदर पॉसिबिलिटी ऑफ अप्रोचिंग द मीनिंग एंड दैट इज थ्रू द आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी के जरिए भी आप मीनिंग के पहुंच सकते हैं। आपने एक किताब पढ़ी, वो किताब जो है वो टोटली आपके आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है, तो आपने उससे मीनिंग नहीं लेनी। आप एक बुक पढ़ते हैं, वो टोटली असिमिलेट करती है आपकी आइडियोलॉजी के साथ, तो आप उसे खुशी से भी पढ़ेंगे और साथ साथ मतलब भी समझते जाएंगे। देखें कैसी बात है। आइडियोलॉजी जो है वो भी मीनिंग आपको देती है। अगर आपके आइडियाज के मुताबिक वो लिखी हुई है किताब, तो आप फौरन उससे मीनिंग ले लेंगे। Balse identifies another possibility of approaching the meanings, and that is through ideology. By ideology, she means the whole environment in which one lives. हम जिस environment, atmosphere, जिस surrounding, जिस society, community, सोसाइटी में रहते हैं, वो भी हमारी जिंदगी के मतलब मीनिंग बना देते हैं। Ideology is both a real and imaginary relation to the world. Again, she said, Althusser talk of ideology as the material practice in the sense it exists in the behavior of the people acting according to their belief. So ideology in whole environment include feeling, thought, belief, language, ये सारी चीजें मैंने पहले भी बताई हैं कि ये चीज है। आगे जी शेक्सपियर का हैमलेट एक जो प्ले है ट्रेजेडी, वो डिस्कस होता है और सारी असाइनमेंट में यही डिस्कस होता है। देखें हैमलेट का मैं थोड़ा सा आपको प्ले बता देता हूं। हैमलेट को हमने डिस्कस किया। हैमलेट में यह है कि एक शहजादा है, प्रिंस है, डेनमार्क में रहता है। उसका फादर जो है डेनमार्क का बादशाह है। उसकी मदर जो है उसके फादर के साथ, क्लोडियस के साथ इलिजिटिमेट रिलेशन बना लेती है। वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होता है, वो वहां से छोड़ के आता है, तो वापस आता है तो वो कहता है ओ परनिशियस वोमन, गंदी औरत, अपनी मदर को कहता है कि एक जानवर के साथ एक जानवर को बांधा हो और वो जानवर अगर फौत हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो वो भी कुछ दिन मातम करता रहता है, और तुमने एक मंथ भी इंतजार नहीं किया मेरे फादर की डेथ का। माई फादर वॉज सच अ पर्सनैलिटी, इवन विंड टच यू एंड ही वॉज सैड। अगर एक हवा भी तुम्हें छूती थी तो वो परेशान हो जाता था। ओ परनिशियस वोमन, इफ नेचर अलाउज मी आई वुड हैव किल्ड यू। अगर मुझे नेचर इजाजत देती तो मैं तुम्हें कत्ल कर देता। ये बातें अपनी मदर से कर रहा होता है तो क्लोडियस जो उसका अंकल है, एक पोलोनियस उसका वजीर होता है, उसको पीछे लगा देता है। पोलोनियस की बेटी होती है, एक बेटा होता है और एक बेटी जो वजीर है। उसकी बेटी होती है अफीलिया, उसका बेटा होता है लेल्टिस। हैमलेट जो है वो अफीलिया से प्यार करता है, वो जो पोलोनियस की बेटी है। वो पर्दे के पीछे, क्लोडियस का वजीर है पोलोनियस, तो पोलोनियस पर्दे के पीछे दोनों बाप बेटे
माँ बेटे की बातें सुन रहा होता है, क्योंकि उसने पीछे लगाया क्लोडियस ने, उसके चच्चे ने उसको, तो वो पर्दे में वो कहता है शायद मेरा चच्चा मेरी बातें सुन रहा है, तो वो चच्चे को मारना चाहता था, तो वैसे पर्दे में अपनी तलवार जो है वो घोंप देता है, तो पोलोनियस की डेथ हो जाती है। अब क्लोडियस एक और चाल चलता है कि चूंकि हैमलेट ने, मेरे भतीजे ने पोलोनियस के बेटे को, पोलोनियस को मारा है, तो उसके बेटे के साथ उसकी ड्यूल फाइट करवा देता है। अब दोनों की फाइट होती है, तलवार को पॉइजन लगा होता है, जहर लगा होता है, ये दोनों लड़ रहे होते हैं, तो ये लड़ते लड़ते वही जो जहर आलूदा जो तलवार होती है वो अपने चच्चा के घोंप देता है, अपना बदला ले लेता है। लैरटीज की डेथ हो जाती है, फिलिया की डेथ हो जाती है, पोलोनियस की डेथ हो जाती है, क्लोडियस की डेथ हो जाती है, मदर उसकी गेट्रूड उसकी डेथ हो जाती है, सारों की डेथ होती है, पिटी फियर क्रिएट होता है, ट्रेजेडी लिखी है। अब ये हैमलेट के बारे में जब ये बहुत बहुत बड़ा प्ले था एक, तो इसको टीएस इलियट इसको क्रिटिसाइज कर देता है इस प्ले को कि ये आर्टिस्टिक फेलियर है, इसके अंदर इमोशंस और फीलिंग्स और थॉट इकट्ठी नहीं है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का कंसेप्ट ये होता है कि जो करैक्टर चल रहा है उसके पीछे ही आप वही चीजें लगाएं, थॉट और फीलिंग जो है वो असिमिलेट करो, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें, तो उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। अब हैमलेट के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, विच में नॉट बी क्लियर इन द माइंड ऑफ द शेक्सपियर। हैमलेट जो है, we are confused only because Shakespeare has failed to give us the fact of Hamlet's life. Eliot believes that something is missing somewhere in Hamlet. Otherwise, the meaning should automatically come out if the objective correlative, the formula that contains the fusions of thoughts and feeling. अगर थॉट फीलिंग दोनों मिले तो फिर करेक्टर जो है अच्छा लगता है, वो बड़ा अच्छा लगता है कि अगर पीछे ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ठीक हो, कि जो आप बोल रहे हैं वो पीछे भी शो हो, जो आप बोल रहे हैं उसके पैशन फीलिंग्स भी वैसे ही हो, तो कहता है कि आर्टिस्टिक फेलियर है। टीएस इलियट कहता है, टीएस इलियट बिलीव्स दैट देयर इज नथिंग इन दिस लाइफ विदाउट द मीनिंग, यानी हर चीज का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। दैट देयर मस्ट बी सम मीनिंग्स इन हैमलेट आल्सो, डरीडा कॉल्स द लोगोसेंट्रिसिज्म, कल हमने पढ़ा इसको, that all the human thinking originates from a center which in the Christian term is God. अब डरीडा जो है वो तो किसी क्रिश्चियनिटी का कोई कायल नहीं है, लेकिन वो कहता है कि हर इंसान किसी ना किसी से इंस्ट्रक्शन वसूल करता है, कोई स्कूल ऑफ थॉट होता है किसी का, किसी की इंस्टीट्यूशन होता है, कोई किसी का स्कूल होता है, किसी का कोई मकतब फिक्र और होता है, किसी कोई क्रिश्चियन गॉड को मानता है, कोई किसी गॉड को मानता है, कोई किसी को मानता है, जबकि एट द सेम टाइम वो एक ही गॉड को मान रहे होते हैं, लेकिन वो डिफरेंट चीजों से अपनी इंस्ट्रक्शन लेती है। द प्रॉब्लम इज दैट टीएस इलियट कैन नॉट कंसीव दैट द लाइफ कैन बी ऑब्जर्व्ड, एंड परहैप्स दैट इज व्हाट शेक्सपियर इज ट्राइंग टू प्रेजेंट। अब शेक्सपियर हो सकता है कि वो ऑब्जर्व दिखाना चाह रहा हो कि यहाँ पे कोई मीनिंग है ही नहीं, तो टीएस इलियट उसको क्रिटिसाइज कर देता है कि नो भाई, इसके कोई शो ही नहीं किया पैशन फीलिंग इसके अंदर। Shakespeare wants to show life is absurd, but T.S. Eliot already assumed that there must be meaning in it. Hamlet in the end concludes that there is a divine intervention, and in the end, even in the fall of the sparrow. अब हैमलेट जो है आखिर में एक फिक्रा बोलता है, there is readiness is all, और फिर वो कहता है there is a divine intervention in the fall of sparrow, यानी fall of sparrow के में डिवाइन जो है वो इंटरवेंशन होती है, तो फिर ही कोई इंसान जो है वो गिरता है या फिर ही तबाह बर्बाद होता है जब गो ऊपर से हुक्म आता है। द कंसेप्ट ऑफ सीकिंग समथिंग दैट इज नॉट देयर, ड्रीडा कॉल्स एज मेटाफिजिक्स ऑफ एग्जिस्टेंस। He says that it has been the pitfall of the Western philosophy that it assumes the existence of the things which it is going to be discovered. It assumes the existence of the things which is going to discover. So it is just like the blind man, वही चीज इसको अंडरलाइन कर लें कि ये बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई ब्लाइंड अंधा आदमी अंधेरे कमरे में एक ब्लैक बिल्ली को तलाश कर रहा हो, कि मीनिंग यहाँ पे तलाश करना ऐसा ही है कि एक अंधा आदमी अंधेरे वाले कमरे में एक काली बिल्ली को तलाश कर रहा है और वो कभी भी नहीं मिलेगी। दिस इज अब्सर्ड। T.S. Eliot is seeking for the meaning which is in the mind only, जो कि सिर्फ उस इंसान के माइंड में है, and which is not there in the play, वो प्ले के अंदर तो मौजूद नहीं है। This is absurd, कहता है ये absurd है। This is also the response to the
व्लादिमीर्स एंड एस्ट्रेगन्स ऑफ बैकट, इसका प्ले है वेटिंग फॉर द गॉडेट। दो आदमी होते हैं, वो गॉडेट का इंतजार करते रहते हैं। गॉडेट जो है वो नहीं आता, आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, इस तरह करते रहते हैं और वहाँ पे ही खड़े रहते हैं और वो मीनिंगलेस एक चीज़ों को दिखाया गया है। वो प्ले आप पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा मजीद। दे आर वेटिंग फॉर समवन हु डज नॉट कम एंड विल नेवर कम। देन देयर इज द क्वेश्चन वेदर द सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट और द इंडिविजुअल। क्या सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है या इंडिविजुअल? क्या एक कलेक्शन, एक ग्रुप इंपॉर्टेंट है या एक इंडिविजुअल, इनफरादी शख्स? इट लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ द स्प्लिट सब्जेक्ट इन इन्वॉल्व द डिफरेंस बिटवीन द चीक्स। देयर इज अ स्प्लिट इन कॉन्शियसनेस। इंसान जो है ना वो हर तरह से कहते हैं कि स्प्लिट फॉर्म में है, दो चीजों में बटा हुआ है। अगर मैं आपसे कहता हूं आई, तो एक आई आपकी तरफ से भी बनता है। मैं अगर आपको अपने आप को प्रोनाउन बोलता हूं आई, तो आप भी आई आप भी बोलेंगे। आप और मैं दोनों जो है वो स्प्लिट है। आई भी दो चीजों में स्प्लिट है। आई भी अकेला मैं नहीं हूं, इसमें भी आप भी आते हैं। अपनी तरफ से आई आप बनेंगे, मेरी तरफ से आई मैं हूं। I is the product of ideology and other is the critic of ideology. One is I is of the speaker and other I is of the addresser. मैं आपसे बोल रहा हूं, एक आई मेरी तरफ से, एक जो आप सुन रहे हैं तुम, आप एक लिसनर की तरफ से, एक एड्रेसर की तरफ से। दिस इज व्हाट द बेल्से कॉल द स्प्लिट सब्जेक्ट। इसको स्प्लिट सब्जेक्ट का नाम दिया उसने। नॉर्थसॉप फ्राई कहता है, who belongs to the school of the new criticism, adds a further discussion to the problem of meaning. He says that our hope and expectation also determine the meaning. It is because of this reason T.S. Eliot deemed Hamlet an artistic failure. शायद Hamlet को artistic failure इसीलिए कहा उसने। He was desirous of the finding some meanings in a Hamlet, but it went against his hope and declared it as an artistic failure. ये बात मैंने पहले भी डिस्कस की आपसे कि वो अपने मतलब के मीनिंग तलाश कर रहा था, वो उसे मिले नहीं, तो उसने उसे कह दिया ये आर्टिस्टिक फेलियर। ऑल द थ्योरेटिकल असम्पशंस हैव बीन रिजेक्टेड बाय बेल्से। बेल्से सारी असम्पशन को रिजेक्ट कर देती है। एक्सप्रेसिव रियलिज्म, एक्सप्रेसिव क्रिटिसिज्म, जर्नल एक्सपीरियंस, रीडर ओरिएंटेड थ्योरी, शी हैज आल्सो नलिफाइड एंड अन्यूल्ड। अन्यूल्ड का मतलब होता है इनवैलिडेट करार देना, कैंसिल कर देना। Following theories and approaches: existentialist approach, absurdist approach, autobiographical approach, idealistic approach, ideological approach, historical and psychological approach. इन सारी approaches को रद्द करती है। Beल्से one by one reject all the approaches because these are unable to make us reach the exact meaning, but as the matter of the fact, these are neither absolutely false nor absolutely true. अब वो ना तो मुकम्मल तौर पर वो रॉन्ग है, ना वो करेक्ट है। हर थ्योरी को आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। इनफैक्ट ईच ऑफ देम इज पार्टली ट्रू, ऑल परसीव रियलिटी इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता है जुजवी, ये आपको समझ देती हैं, लेकिन होल इंटायर ऑर्गेनिक नहीं। आफ्टर रिजेक्टिंग ऑल द कंटेम्पररी आइडियोलॉजिकल critical assumption, Berkeley concludes that literature is an art of language and it is only in the language and in the use of the language that the meaning lies. कि हम इस लैंग्वेज क्या होता है? लिटरेचर एक आर्ट है, आर्ट ऑफ लैंग्वेज है, और ये लैंग्वेज और इसके यूज के अंदर ही कहती मीनिंग जो है मौजूद होते हैं कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हो, कैसे अंडरस्टैंड करते हो, कैसे गेन करते हो इसके अंदर से। Belze think that the last method, the structuralist method, is the most appropriate all the available method. इन सब से जो structuralist method है वो सबसे अच्छा है। The structuralist method is based on analyzing the phenomena as anthropology, linguistics, psychology, literature, chiefly characterized by contrasting the elementals स्ट्रक्चर्स ऑफ द फिनोमिना इन द सिस्टम ऑफ द बाइनरी अपोजिशन। हर चीज ना बाइनरी अपोजिशन में। जैक ड्रीडा ने कहा पीपल से कि हम सोल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉडी है इंपॉर्टेंट नहीं। बॉडी है तो सोल है, दिन है तो रात है, बुराई है तो अच्छाई है, गुड है तो बैड है। अगर आप बैड को समझना चाहते हैं उसके मुकाबले में एक गुडनेस होगी, दिन तो उसके मुकाबले में रात है, डॉग है तो कैट है। यानी हर चीज बाइनरी ऑर्डर में है।
लोगों ने कहा कि सोल जो है वो सारा कुछ सोल होती है। तो जैक डेरिडा ने अपनी बुक में लिखा कि थ्रू बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज थ्रू बॉडी यू कैन होल्ड सोल। अगर बॉडी नहीं होगी तो सोल को होल्ड कैसे करोगे? सोल तो कंट्रोल बॉडी के अंदर ही आएगी ना। तो उसने कहा थ्रू बॉडी यू कैन कंट्रोल योर सोल। दिन है, रात है, बॉडी है, सोल है, हर चीज बाइनरी ऑर्डर में होती है, पोजीशन में। बार्थ्स, रोनल बार्थ्स 19 रोनल क्या कहता है? रोनल बार्थ्स 1915 1890 इसकी एज है। फ्रेंच सोशल एंड क्रिटिकल एंड थियोरिस्ट एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरलिज्म। इन लोगों ने पहले स्ट्रक्चरलिज्म के कायल थे, बाद में ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट के हामी हो गए। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्टिक जो अप्रोच थी उसके हामी हो गए। द स्टडी ऑफ हाउ कल्चर ऑर्गेनाइज एंड सिग्निफाई मीनिंग इन देयर रिटन टेक्स्ट विद सिमोटिक्स। द स्टडी ऑफ सिंपल स्ट्रक्चरलिज्म पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एक ही चीज है, जस्ट उसकी डेवलपमेंट है, याद रखिए ये बात। Representations and the signs and also the new criticisms are literary movement in Europe and the United States prominent after the World War II 1939-1945 ये मैंने आपको पहले ही बताया, which emphasize analyze the written text itself excluding the biographical culture and social sources। क्लींथ ब्रूक जो है इसने भी लिखी है बुक, तो इसके अंदर भी इसने बताया न्यू क्रिटिसिज्म को इसने एक्सप्लेन किया है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को एक्सप्लेन किया। T.S. Eliot and Catherine Balse believe that the meaning lies in the structure of the poem. It is neither in the reader's mind nor in writer's mind nor even in the environment. ना एटमॉस्फेयर में है, ना रीडर में है, ना राइटर में है। The meaning lie in structure. This is structuralism. मीनिंग जो है वो स्ट्रक्चर के अंदर होता है और इसको स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। Commenting on the method of the criticizing, appreciating by means of ideological aspect, T.S. Eliot say that the most of the criticism is not the appreciations of the poem। अब यहाँ पे T.S. Eliot कहता है कि लोग जो हैं ज़्यादातर पोइट्री को क्रिटिसाइज नहीं करते, लोग पोइट को क्रिटिसाइज कर देते हैं। ये पूरे पैरे का ये मकसद है। फिर आगे वो मिसाल देता है, क्लींथ ब्रूक की एक बुक है द वेल रोट अर्न जो है, while appreciating Keats' ode to the Grecian urn, he has shown the passions of the poems and sincerity of the poem. He has also shown how Keats relate death and desires, metaphors, symbols, etc. अगर आप ode to the Grecian urn पढ़ें जॉन कीट्स की, तो वो बड़ा परेशान था, तो उसने कैसे नेगेटिव कैपेबिलिटी को यूज़ किया है कि वो इतना परेशान था, फिर भी उसने पोइट्री को फॉर पोइट्री से एक ही रखा है, उस टॉपिक के मतलब ही लिखा है जो उसने वो लिखना चाह रहा था। By deconstructions of the poem we mean that the poem must be divided into the various elements, diction, metaphor, paradox, rhymes, rhythms, phones. To the formalist or structuralist critic, ideas are not important, skill is important। अब स्ट्रक्चरलिस्ट और फॉर्मलिस्ट ये कहते हैं कि आपके आइडिया इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किल इंपॉर्टेंट है, आप कैसे उसको क्रिटिसाइज करते। दे कंसीडर लिटरेचर एज अ स्किल ऑफ यूजिंग लैंग्वेज, देयर आर आल्सो नो एब्सोल्यूट मीनिंग। तो मीनिंग तो वैसे ही वो कहते हैं एब्सोल्यूट नहीं है। मीनिंग्स कम थ्रू द कंट्रास्ट एंड कंट्राडिक्शन। नाइट हैज नो मीनिंग एक्सेप्ट एज अ कंट्रास्ट टू द डे एंड लाइट थ्रू द डार्कनेस। Thus, the meaning lies in the structure of the work of literature. Therefore, in order to understand a poem, we have to deconstruct the poems into its component. After deconstructing, analyzing the various elements of, we synthesize our thoughts according to the raw materials component. This is known as the reconstructions of the deconstructed elements of the poem. In other words, the process of the critical appreciation, according to the Balse, is the repetitions of the process of its creation. We deconstruct the poems and reach the basic material on which the poet has constructed the poem. To sum up, Balse's approach is the approach of the structuralist. She rejects all the contemporary critical theories because she believes that the meaning lie in the verbal structure of the abstract. Verbal structure जो है ना, जिस तरह वो आपको बयान कर रही है, उस स्ट्रक्चर के अंदर मीनिंग लाए। We should not consider the author, the time, the environment, ideology, यानी author की आइडियोलॉजी, टाइम, इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर, उसकी सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी ये जानने की जरूरत नहीं है आपको। आप बस पीस ऑफ आर्ट को लें, उसको डीकंस्ट्रक्ट करें, उसके मेटाफर, सिंपली मेटाफर, पैराडॉक्स, सब चीज़ों को उससे निकालें। What we need is to consider the words on the page।
जो अल्फाज पेज के ऊपर हैं उनको कंसीडर करें। आप पोएट को, अपने पोएम को क्रिटिसाइज करना है या पोएट को, वो ये कहती है। नो वर्ड्स, मेटाफर, सिमिली, सिंबल्स एंड दीज देयर इंटरप्ले इज मोर इंपॉर्टेंट एंड फ्रूटफुल देन गोइंग इनटू द आइडियोलॉजिकल हिस्ट्री। It is noteworthy that all the theories discussed in the essay are not absolutely false. ये भी हकीकत है, ये भी नोटवर्दी है कि जितनी भी थ्योरी डिस्कस की हैं ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, किसी हद तक फॉल्स नहीं है। In fact, there are some finds and opposite aspect in all them. That is why a teacher's approach should be eclectic. आपने ना एक मेथड पढ़ा होगा, इलेक्टिक मेथड है। मैंने एज अ टीचर ट्रेनर भी काम किया है, तो वहाँ पे हमें ये सिखाया गया था, इलेक्टिक मेथड कहते हैं इसको। जब हम इंग्लिश ही इस्तेमाल करते हैं अपने लेक्चर के अंदर, उसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड। जब आप ऑडियो विजुअल दिखाते हैं तो ऑडियो विजुअल मेथड कहते हैं उसको। जब आप ग्रामर ट्रांसलेशन जीटीएम मेथड इस्तेमाल करते हैं उसको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं। तो उन्होंने एक और मेथड निकाला, उसे नाम दिया इलेक्टिक मेथड का। इलेक्टिक मेथड का मतलब है कि सिलेक्टिंग एंड चूजिंग वेरियस सोर्सेज, कि आपने जहां जहां जरूरत है वैसा मेथड बना देना है। मिसाल के तौर पर आप इंग्लिश में बोले तो साथ उसको बता दें, उनकी अंडरस्टैंडिंग आपको पता चले कि ये आप नहीं इंग्लिश समझ रहे तो आप उसको उर्दू कर दें सिंपल वर्ड में। आपका मेन मकसद है कि बच्चे को अंडरस्टैंडिंग बच्चे की हो। अगर बच्चा आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, वो किसी भी मेथड से यूज कर रहा, आप भले सारे मेथड को अप्लाई करके बच्चे को समझाएं, उसको अंडरस्टैंड करवा दें जो आप बताना चाह रहे हैं। वो इलेक्टिक मेथड का उसे नाम दिया उन्होंने। तो सिलेक्टिंग एंड चूजिंग, ये सारी थ्योरी से आप चूजिंग एंड सिलेक्टिंग वेरियस सोर्सेज से आपने उसके मीनिंग क्लैश करने। फ्री एंड मिसलिनियस, एंड दिस इज व्हाट कॉमन सेंस से, यही कॉमन सेंस कहती है। ही शुड नॉट बी बाउंड टू अ पर्टिकुलर थ्योरी, ही शुड गेट मटेरियल दैट हेल्प हिम विदाउट एनी प्रेजुडिस। इट गोज विदाउट सेइंग दैट देयर इज नॉट वन एब्सोल्यूट ट्रूथ इन द वर्ल्ड. Every theory states a partial truth, as there is no absolute philosophy of life. Similarly, there is no absolute philosophy of literature. The philosophy of life is the sum total of a philosophy of life, and there the philosophy of literature is sum total of all theories and philosophy of literature. यानी कोई सेंट्रल मीनिंग नहीं है, कोई सेंट्रल चीज ही नहीं है। तो वो कहता है जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ जो है सम टोटल है सारी थ्योरी और सारी फिलॉसफी जो लिटरेचर की है, इन सब को इस्तेमाल करके इलेक्टिक मेथड जो है उसके ज़रिए, अप्रोच के ज़रिए आप मीनिंग जो है वो हासिल करें। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे लिख के भेज दीजिएगा। आई होप आई हैव टॉट यू ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू कैथरीन बेल से, उसकी थीरीज और फर्डिनेंड डी सॉशर को मैंने अच्छी तरह पढ़ा दिया जो आपके टॉपिक। कोई ऐसी, हाँ जी बोले।